अगर कोई महिला या गर्लफ्रेंड किसी लड़के को गलत फंसा रही है तो क्या करे? कानून है। कोई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल में है और पुलिस आ जाती है, क्या करे? कैसे जान बचाए? अगर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला गाड़ी की या बाइक की चाबी निकालता है, क्या करना चाहिए? और निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता है। अगर किसी की पत्नी किसी और के साथ जा रही है तब भी कुछ नहीं कह सकते आप? कुछ नहीं कह सकते आप। क्यों? उसकी प्राइवेसी है, उसकी निजता है। पुरुष की निजता इस देश में खत्म हो चुकी है। अंधे, काले, बहरे, गूंगे कानूनों की वजह से। दहेज हत्या के और दहेज प्रताड़ना के कितने केस फर्जी होते हैं? 98% केस फर्जी होते हैं। ये हमेशा पुलिस और वकीलों की लड़ाई क्यों हो जाती है? उधर पुलिस झूठे केस लगाती है। क्या पुलिस किसी को गाली दे सकती है? अगर गाली देगा तो उसका भुगतान करना पड़ेगा, उसे भुगतना पड़ेगा। क्या पुलिस किसी में थप्पड़ मार सकती है? क्या पुलिस सच्चे अपराधी को बचा लेती है? कभी कभी कई बार पुलिस में भ्रष्टाचार है। पुलिस में भी कोई लड़का अगर गाड़ी में लड़की के साथ बैठा है, रोड साइड गाड़ी खड़ी है, पुलिस आ जाती है, सवाल जवाब करती है, क्या सही तरीका होना चाहिए जान बचाने का? बस उसको नमस्ते करिए। क्या देश के सबसे बड़े जज प्रधानमंत्री की बात मानते हैं? क्या जज भी भ्रष्ट होते हैं? दिल्ली में न्यायाधीश महोदय के घर कमरों से नोटों से भरा मिला, आज जले नोट मिले, इसलिए सवाल बनता है। कोर्ट में हमेशा तारीख पे तारीख मिलती है, आज भी इतने केस पेंडिंग हैं और ये चलन बदल नहीं रहा है। छोटे छोटे कीड़े, छोटे छोटे मकड़ी पड़े रहते हैं, सूख जाते हैं, मर जाते हैं, छिपकलियां लटक के मर जाती हैं और सिर्फ तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती है। कोर्ट के जो वकील होते हैं एक महीने में कितना पैसा कमा लेते हैं? 10 मिनट में 5 करोड़ भी कमाए जा सकते हैं, दिन में 50 करोड़ भी कमाए जा सकते हैं, 500 करोड़ भी। अपनी अपनी क्षमता है, कार्य क्षमता है। आज भी देश में ऐसे वकील हैं जो प्रतिदिन का करोड़ रुपया कमा लेते हैं। कोई बड़ी बात नहीं। देश में सबसे अच्छा वकील आपकी नज़र में कौन है? नहीं, मेरे से तो अच्छा और कोई वकील है नहीं। अगर किसी आम इंसान को जिसके पास पैसे ही नहीं है केस लड़ने के लिए, वो एपी सिंह के पास आए ना। एक केस ऐसा था जो आप नहीं लड़ पाए, उस केस को लेकर आज आप भी भावुक हो जाते हैं, अफसोस होता है। विकास दुबे का केस, हाँ, ये क्या हुआ था उस दिन? तो कॉल आप ही के पास आया था। हाँ, तो उधर से कौन बात कर रहा था, क्या बात हुई? और जिसने कहा मैं विकास दुबे कानपुर वाला। क्या आपने 28 साल के किरदार में, कैरियर में किसी ऐसे व्यक्ति को बचाया है जिसे आपको पता हो कि ये अपराधी है? पिक्चरों में दिखाया जाता है, क्या हमारे कोर्ट जो हैं वास्तविक ऐसा होता है या पिक्चरों में दिखाया जाता है? ऐसा नहीं होता। आज भी हमारे देश में 2.5 लाख फर्जी केस साल में लिखे जाते हैं, कैसे रुकेंगे? क्या कोर्ट में महिलाओं का पक्ष ज़्यादा सुना जाता है? बहुत ज्यादा। जब महिला आयोग है, पुरुष आयोग क्यों नहीं? आजकल रेप के इतने फर्जी केस क्यों हो रहे हैं? फर्जी बनाए जाते हैं, प्रोटेक्शन के साधन फिजिकल रिलेशन के लिए लोग मंगाते हैं। वो तक लड़कियां अपने ऑनलाइन मंगाती हैं ओयो पोर्टल में और बाद में रेप केस दर्ज करा देती हैं। क्या आपको पता है हमारे देश में एक आम इंसान किसी भी इंसान पर झूठे मुकदमे कर सकता है, जेल भिजवा सकता है? क्या आप बिना नाटक के तलाक चाहते हैं? क्या आपको भी अपने पार्टनर पर शक है? क्या आपको कोई झूठे FIR में फंसा रहा है? क्या आपके खिलाफ कोई साजिश रच रहा है? क्या पुलिस आपको गाली दे सकती है? क्या पुलिस आपको थप्पड़ मार सकती है? क्या पुलिस आपको झूठे केस में फंसा सकती है? आज सब जानेंगे, पड़ोसी की लड़ाई से मर्डर केस तक, छेड़छाड़ से लेके रेप केस तक। आज इसी पॉडकास्ट में समझेंगे कोर्ट से लेके कचहरी तक, वकील से लेके जजों तक का पूरा सिस्टम। और आज का ये पॉडकास्ट बेहद रोचक और ख़ास होने वाला है, क्योंकि जानकारी देने के लिए स्वयं सुप्रीम कोर्ट के 28 साल से वकील एडवोकेट AP सिंह जी हमारे साथ हैं। भोले बाबा का केस, आनंद पाल का केस, राम रहीम, रामपाल, ब्रजभूषण शरण, ना जाने कितने देश के बड़े बड़े केसों में जब नाम आता है, कोर्ट में मामला जाता है, तो पता चलता है कि एक वकील जो वहाँ पर चुने गए हैं वो AP सिंह हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर पहले तो आपका। बहुत देश के तमाम केस आपने लड़े, बड़े से बड़े केस आपने लड़े। अभी एक नया केस आप लड़ रहे हैं, कॉरिडोर, वृंदावन कॉरिडोर के आप गोस्वामी के पक्ष के वकील इस समय हैं। जब भक्तों को वहाँ वृंदावन में समस्याएं आ रही हैं, घटनाएं लगातार हो रही हैं, ऐसी क्या आप पर आन पड़ी कि आप वृंदावन का कॉरिडोर का केस क्यों नहीं चाहते कि भक्तों को सुख सुविधा मिल सके? निश्चित तौर पर भक्तों के लिए ही मैं लड़ रहा हूँ। मैंने सुलखान सिंह की रिपोर्ट कोट की है। सुलखान सिंह की रिपोर्ट पूरी अक्षर सा पालन हो जाए। उसमें उन्होंने एक लाइन सिर्फ लिखी थी कि कॉरिडोर भी बन सकता है। तो उससे पहले वाली तो बातें पूरी कर लो। जो अतिक्रमण है,
प्रसाद की दुकानें हैं, जो वहाँ के नाली की ड्रेनेज की व्यवस्था है, जो शौचालयों की व्यवस्था है, जो दुकानों की व्यवस्था है, जो टाइमिंग बढ़ाने वाली बात है, दर्शन की टाइमिंग बढ़ाइए आप, तो उसको सबको अलग किनारे करके सीधे सीधे कॉरिडोर पे आ गए, जिसमें कि मैंने जो याचिका लगाई है 107 लोगों की तरफ से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, और उस याचिका में वो मूल निवासी हैं जो मुगलों के समय भी थे, अंग्रेजों के समय भी थे। हमने उनके डॉक्यूमेंट उर्दू से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करके लगाए हुए हैं। एक बात, वो लोग भी दूसरा रास्ता चुन सकते थे, एमबीए बन के, डॉक्टर बन के लंदन, कनाडा, यूएस जा सकते थे, लेकिन उन्होंने सनातन धर्म के पुरोधा के रूप में उन घरों में रह के, उन कुंज गलियों में रह के कार्य करना शुरू किया, सनातन धर्म की रक्षा के लिए काम करना शुरू किया, ब्रज के लिए काम किए शुरू किया। और ये बात यूपी ब्रज प्लानिंग जो बोर्ड बना है 2016 का, उसमें भी ये बात साफ से आ रही। उन्होंने वो रास्ता चुना, उनके मकान हैं, उनके घर हैं, उनके घर भी, घरों में भी मंदिर है। इस देश से गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और पूरी दुनिया से वृंदावन आते हैं, मथुरा आते हैं। क्या देखने आते हैं? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग? नो, बिल्कुल नहीं देखने आते। वो बहुत बड़े बड़े पुल नहीं देखने आते हैं, वो बड़े बड़े होटल नहीं देखने आते हैं। मुंबई से बड़े होटल नहीं है, दिल्ली से बड़े होटल नहीं है, 8 स्टार 9 स्टार, पता नहीं कितने स्टार बढ़ते जा रहे हैं। वो होटल नहीं उतने बड़े, लंदन से बड़े नहीं, यूएस से बड़े नहीं, कनाडा से बड़े नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो चीज कनाडा में नहीं, जो यूएस में नहीं, जो ब्रिटेन में नहीं, जो चाइना में नहीं, जो रशिया में नहीं, वो राधा कृष्ण, वो कृष्ण जन्मभूमि, वो वृंदावन है। वृंदावन जहां कुंज गलियां हैं, वो कुंज गलियां हैं जिन कुंज गलियों को, जिन कुंज गलियों की वजह से बांके बिहारी ठाकुर जी का मंदिर अतिक्रमण नहीं हो पाया। वहां मुगल पहुंच सकते थे, अगर ये कुंज गलियां ना होती, उनके रथ पहुंच सकते थे, अंग्रेज पहुंच सकते थे। जब सोमनाथ पहुंच गए, अयोध्या पहुंच गए, मथुरा की जन्मभूमि पर कब्जा कर लिया कृष्ण जी की, तो बांके बिहारी मंदिर कैसे बच सकता था? लेकिन ये 8 कुंज गलियां हैं जो कृष्ण जी के जीवन से, सुदामा से, राधा से, द्रौपदी उससे जुड़ी हुई हैं। उनको आप कैसे तुलसी वन कैसे हटा सकते हैं? कैसे उनको ध्वस्त कर सकते हैं? आप विकास कीजिए, बहुत अच्छी तरह विकास कीजिए, आई एग्री, लेकिन विरासत नहीं खत्म करिए। विरासत खत्म करेंगे, विकास का कोई मतलब नहीं रह जाता। परसों मोदी जी ने मन की बात की, पूरे देश में बात चली, उसमें उन्होंने कहा कि जो पांडुलिपि है, प्राचीन पांडुलिपि, उसको संरक्षित किया जाए। उसके लिए ऑल इंडिया रेडियो और सब काम कर रहे हैं। तो जब हम अपनी पांडुलिपि, लिखाई को संरक्षित कर सकते हैं, तो जिनके बारे में लिखा गया, जिन कृष्ण जी के बारे में, जिन राधा कृष्ण के बारे में, जिन राधा माधव के बारे में, जिन राधा माधव मोहन के बारे में जहां कहा गया है, उनकी हम विरासत को क्यों नहीं संभालेंगे? आपकी हम 1000 एकड़ से भी अधिक जमीन यमुना के किनारे दे रहे हैं। यमुना के किनारे विशाल जगह पड़ी हुई है। आप वहां बनाइए, कॉरिडोर बनाइए, आप वहां धर्मशाला बनाइए, आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाइए, आप होटल्स को दीजिए, आप शू रैक बनाइए, आप प्रसाद के लिए दीजिए, आप मार्केट बनाइए, आप पार्किंग बनाइए, आप जितना सौंदर्यीकरण कर सकते हैं खूब कीजिए, बहुत अच्छा कीजिए। हरिद्वार में आपने देखा है किस तरह से पुलों को जोड़ा गया, इधर से इधर, इधर से इधर, हर की पौड़ी पे पूरे जुड़े होकर, इधर से उधर, इधर से, तो वो किया जा सकता है। यमुना का विकास किया जा सकता है। यमुना कालिंदी कुंज विरासत है, उसको संभालिए, वृंदावन को भी संभालिए, लेकिन उन घरों को तोड़कर नहीं जिन गोसाई समाज, जिन ब्राह्मणों ने अपने परिवार को आहूत कर दिया। किस लिए? कि हम सनातन धर्म के लिए काम करेंगे, हम सनातन धर्म की रक्षा करेंगे, हम सनातन धर्म के अनुयायी बन के करेंगे। हम वो सनातन धर्म, जिस सनातन धर्म को लेकर भारतीय जनता पार्टी सोमनाथ में 2 लोगों की उस समय सांसद थे, सोमनाथ से लेकर अयोध्या की यात्रा की थी। वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं की थी, वो विरासत का विनाश करने के लिए नहीं की थी। अगर सोमनाथ की विरासत थी, अयोध्या की विरासत थी, मथुरा की भी विरासत है, काशी की भी विरासत है, वाराणसी की भी विरासत है, उस विरासत को संभालिए। आप उस संभालने के लिए बनाया। 2 से 200 बने, 200 से 300 और 300 से 400 की भी उम्मीद थी। थोड़ा सा ऊंचा नीचा मामला हो गया, नहीं तो 400 के पार की बात थी। किस लिए? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तो है बहुत, गुड़गामा भरा पड़ा है, नोएडा भरा पड़ा है, आपका पूरा भरा पड़ा विस्तृत, लेकिन कुंज गलियां नहीं मिलेंगी।
तो पूरा मामला कुंज गलियों का है और कुंज गलियों का, विरासत का, सनातन धर्म का, वैश्वीकरण के बजाय विश्व सनातन धर्म की स्थापना की काम कर रहे हैं। इसलिए आपका हमेशा नाता विवादित केसों से क्यों रहता है? जब भी देश में कोई केस होता है तो आपका नाम जरूर आता है। ऐसे केसों को आप ले कैसे लेते हैं? जैसे कि निर्भया केस, उसमें लोग आपको पता नहीं क्या क्या कहने लगे। अगर वो मैं यहाँ कैमरे पर कहूँगा तो आपको भी अटपटा लगेगा। नहीं, मुझे नहीं लगता ये वो लोग कह रहे होंगे जिनके अब केस आ रहे हैं हमारे पास, जो उस समय बोल रहे थे, उस समय कैंडल मार्च कर रहे थे, उस समय धूप बत्ती अगरबत्ती लेके सड़कों पे घूम रहे, जब उन्हीं के बच्चे पॉक्सो में बंद हुए, जब उन्हीं के बच्चे रेप के मिसयूज में बंद हुए, वो हमारे पास आके वही फोटो दिखाते हैं। सिंह साहब, तब तो मैं आपको गलत समझता था, लेकिन अब समझा आप क्यों कह रहे थे पॉक्सो का मिसयूज होगा। आज सुप्रीम कोर्ट कह रही है, आज हाई कोर्ट कर रही है, आज सब कुछ कह रहे हैं कि पॉक्सो का मिसयूज हुआ, रेप केसों का मिसयूज हुआ, ब्रजभूषण शरण सिंह के केस में मिसयूज हुआ, स्वामी चिन्मयानंद जी के केस में मिसयूज हुआ, डेरा सच्चा सौदा राम रहीम के लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं झूठे हैं आरोप, झूठे हैं, झूठे हैं, झूठे हैं। संत आशाराम बापू के लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं गलत है, मेरे बापू सही है, मेरे बापू अच्छे हैं, मेरे बापू पे झूठे आरोप लगाए गए। कोई 10 साल पहले की बात बताए कि 10 साल पहले ऐसी घटना हुई थी। उस केस के बाद से मीटू भी चला था, याद होगा आपको। मीटू में, माफ कीजिए, बड़े बड़े पत्रकार फंसने लगे थे। मीटू 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 में चलने लगे थे लोग, आत्महत्या करने लगे थे, सुसाइड करने लगे थे, राजनेता फंसने लगे थे, बहुत लोग फंसने लगे थे, लेकिन उसका भी फिर अंत हुआ। आज उसका दुरुपयोग धीरे धीरे अब रुकना शुरू हुआ है। पीछे क्या था? 498, 406 के केस में 377, 376 लगा दो तो बंद कराने की प्रक्रिया कर जाए। अरनेश कुमार का जजमेंट को वायलेट करने के लिए लोगों ने साजिश रची। आज परसों सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि अब वैवाहिक मामलों में, वैवाहिक में जेठ पर रेप लगाओ, ससुर पर रेप लगाओ, ऐसे आरोप लगा के कर दो। सास ससुर को, जेठ को, जो घर के करता धरता, उन्हें खत्म कर दो, उन्हें मिटा दो। ये आरोप शुरू हो गया था। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा 2 महीने तक कोई अरेस्टिंग नहीं होगी, एफआईआर कराइए, आप 377 लगाइए, 377 लगाइए, 376 लगाइए, 307 लगाइए, सब कुछ लगा दो, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। पारिवारिक मामले में जाएगा, फैमिली काउंसलिंग में जाएगा मामला। आपने निर्भया के मुजरिमों का केस लड़ा क्यों? मेरी माँ ने कहा, मेरी माँ ने कहा, सबको पता है। आपने मान लिया? जग चाहे, माँ की बात क्यों नहीं मानूंगा? माँ ने एक ही बात कही, तुम्हें दुनिया ने पैदा किया है या मैंने पैदा किया है? 9 महीने पेट में मैंने रखा है कि दुनिया ने रखा है? तुम्हें मैंने बड़ा किया है कि दुनिया ने बड़ा किया है? निश्चित तौर पर माँ के ऋण से कोई ऋण उऋण नहीं हो सकता। माँ ने तब भी कहा, माँ जब कभी कहेगी, आज भी माँ कहेगी, तो माँ के लिए तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूं कुछ और भी दूं माँ तुझे, सब कुछ दे दूं फिर भी मैं कम हूं। स्तनपान कराना, 9 महीने पेट में रखना, अगर माँ की महत्व को समझना है। ये लोग कह देते हैं माँ ने किया क्या, लोग कह देते हैं पति तलाक के केस में मेरी पत्नी ने किया क्या। अगर उस दर्द की फीलिंग देखनी है तो आपको डिलीवरी रूम में खड़े होना चाहिए। जब आप डिलीवरी रूम में खड़े होंगे जाके, किसी दिन आप किसी बार एक बच्चे के में तो डिलीवरी रूम में खड़े होकर देखिए, डिलीवरी रूम का दर्द, उसकी वेदना, उसकी पीड़ा, उस दर्द को जब आप देखेंगे तब मां के सामने जीवन भर रेडी रहेंगे और एक श्रवण कुमार नहीं, इस देश में करोड़ों श्रवण कुमार बन जाएंगे। तो माँ की वजह से आपने वो केस लड़ा? मां ने कहा। कभी गिल्टी फील नहीं होता आपको? किस लिए? मां के कार्य के लिए। मां ने मुझे सिखाया था, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी डरो नहीं, तुम कभी झुको नहीं। ये मेरी माँ का सिखाया हुआ मुझे बचपन में याद कराया था कविता के रूप में, उसे जीवन में अपना दिया। एक और चीज सिखाई थी उन्होंने, डरे हुए को अभय दान दो, भूखे को अनाज का दान, प्यासे को जल दान करो, अपमानित को सादर सम्मान, ग्रहविहीन को दरगाह, रोगी को औषधि का दान, ग्रहविहीन को 2 ग्रह दान, प्यासे को जल दान करो, अपमानित को आदर सम्मान। ये पूजा के इस तरह से 12 फूल थे। उन्होंने कहा था कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर जा पाओ ना जा पाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। कि आज मंदिर नहीं जा पाया, अगर पूजा के इन 12 फूलों में से आपने किसी व्यक्ति के ऊपर चढ़ा दिया, किसी व्यक्ति का ऐसा काम कर दिया, उसके अंदर का भगवान, अल्लाह, गॉड, खुदा, ईश्वर सब तुम्हारे ऊपर समर्पित हो जाएंगे। तुम्हें कभी पीछे मुड़ के देखने का अवसर नहीं मिलेगा। अब महिलाओं के बारे में बात कर लेते हैं। कोर्ट में क्या चलता है? क्या कोर्ट में महिलाओं का पक्ष ज़्यादा सुना जाता है? बहुत ज्यादा। क्यों? कितना? कारण यह है, इस देश में भारत का संविधान लागू है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा संविधान हमारा है, लागू कर दिया, हमने आत्मसात कर दिया, हमने ग्रहण कर दिया। वी द पीपल हम बन गए, हम भारत के लोग।
हम भारत के लोग बन गए। स्त्री पुरुष सब बराबर हैं, कोई जातिगत कोई लिंग भेद नहीं है ना, लिखा है संविधान के प्रेम्बल में। फिर महिला आयोग क्यों, महिला हेल्पलाइन क्यों, महिला हेल्प डेस्क क्यों, महिला थाना क्यों, महिला फास्ट ट्रैक क्यों, महिला की आइडेंटिटी क्यों छिपाई जाएगी, महिला के लिए नाम क्यों छुपाया जाएगा, महिला के फोटो क्यों छुपाए? क्या आप चला सकते हैं महिला का फोटो? क्या आप रेप विक्टिम का फोटो चला सकते हैं? क्या आप नाम चला सकते हैं? लेकिन आप बड़ा लिख सकते हैं, दरिंदा ब्रजभूषण के ऊपर केस, ये आप चला सकते हैं। स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती जो देश के गृह मंत्री रहे अटल जी की सरकार में, उनको आप बना सकते हैं दरिंदा। आशाराम बापू को बना सकते हैं दरिंदा, लेकिन महिला को नहीं बना सकते आप। ये भेद है। जब महिला आयोग है तो पुरुष आयोग क्यों नहीं, पुरुष हेल्पलाइन क्यों नहीं, पुरुष हेल्प डेस्क क्यों नहीं, पुरुष थाना क्यों नहीं, पुरुष फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों नहीं, पुरुष के लिए स्पेशल क्यों नहीं, पुरुष की आइडेंटिटी क्यों नहीं छिपाई जाएगी, पुरुष का फोटो क्यों नहीं छिपाया जाएगा? जब वही फोटो 10 साल बाद 22 बरी होकर वही व्यक्ति निकलता है। ब्रजभूषण सिंह जनवरी 2023 से जुलाई 2023 तक कितनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी। अगर कोई महिला या गर्लफ्रेंड किसी लड़के को गलत फंसा रही है तो क्या करे? कोई कानून है। क्या आजकल कानून? बीएनएस में तो और बदलाव आया है। क्या कानून? वीडियो बनाइए, सीसीटीवी कैमरे कलेक्ट करिए, कॉल डिटेल निकालिए, सीडीआर निकालिए, बहुत चीजें हैं। अब तो बदलाव हो रहा है। अब अरेस्टिंग नॉर्मल नहीं है, अब तो अरेस्टिंग नहीं है ऐसे आसान अरेस्टिंग नहीं। अब तो एंटीसिपेटरी बेल हो रही है, पॉक्सो में एंटीसिपेटरी बेल हो रही है, 370 रेप में एंटीसिपेटरी बेल हो रही है। कानून में बदलाव के साथ साथ माननीय न्यायाधीशों के, जजों के दिलों में भी परिवर्तन आया है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जांच का तरीका अपना बदला है, ये परिवर्तन है। कोई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल में है और पुलिस आ जाती है, क्या करे? कैसे जान बचाए? नहीं, आजकल तो ओए ओए में तो ऐसी कोई बात नहीं, कपल लिखा जाता है, कपल। हाँ, कपल, लड़का लड़की नहीं, कपल हैं। अच्छा। कपल हैं, कोई भी कपल है, किसी रिश्ते के कपल हो सकते हैं। पहले कपल पति पत्नी को मानते थे, अच्छा। अब तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को पति मानते हैं। अब तो बड़ा सिस्टम, बड़ा तो तेज होटल चल रहा है। जाएंगे? बिन फेरे हम तेरे, जब अच्छा। तक तुम मेरे तब तक हम तेरे, जब तुम नहीं मेरे तो हम भी नहीं तेरे, बिन फेरे हम तेरे। ये लिव इन रिलेशन का कानून यही तो आया है, यही तो चारित्रिक पतन है, यही तो देश के लिए गलत है, यही तो देश के लिए बहुत परिवर्तन हो रहा है। अब ये तो आपसी बात हुई, कानून में क्या मायने हैं इसके? कानून में इसके मान्य लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, कोई रेप केस नहीं है। नहीं, होटल जाते हैं तो होटल जाते हैं तो होटल में कोई पाबंदी नहीं है, जाइए आप, सब होटल चल रहे हैं। कोई लड़का अगर गाड़ी में लड़की के साथ बैठा है, रोड साइड गाड़ी खड़ी है, पुलिस आ जाती है, सवाल जवाब करती है, क्या सही तरीका होना चाहिए जान बचाने का? जान बचाने की बात ही नहीं है। हाँ, बस उसको नमस्ते करिए और बताइए हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, हम कपल हैं, हम जा रहे हैं। अब तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता ना इस मामले में। अच्छा। अब तो माफ कीजिएगा, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की छोड़िए, अब पत्नी भी जा रही हो तब भी कुछ ऐसा नहीं कह सकते हैं। कानून में बड़ा परिवर्तन आया है। अगर किसी की पत्नी किसी और के साथ जा रही है तब भी कुछ नहीं कह तब सकते भी आप? कुछ नहीं कह सकते आप। क्यों? उसकी प्राइवेसी है, उसकी निजता है। पुरुष की निजता इस देश में खत्म हो चुकी है। अंधे, काले, बहरे, गूंगे कानूनों की वजह से। क्या मोबाइल में पोर्न देखना अपराध है? हाँ, इस पर तो जो जुवेनाइल हैं, बच्चे हैं, उसके लिए कुछ कानून बन रहा है, उसमें बना है, वो तो अच्छी बात है। मानसिक विकृति क्यों हो मानसिक प्रति नहीं होनी चाहिए, अच्छी बात। अब है तो क्या, उसमें सत्यवान सावित्री की तो कहानी जल्दी मिलती नहीं है, राजा हरिश्चंद्र का ज्ञान मिलता नहीं है, उसमें श्रवण कुमार की कहानी मिलती नहीं है। पोर्न साइट सबसे ज्यादा चलती हैं और भारत इसका हब है, पूरी दुनिया बेचती। हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस बात के लिए याचिका लगाई, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भारत के अटॉर्नी जनरल ने क्या कहा कि ये इंडिया से कवर नहीं होती हैं, हम इंडिया से इसको गवर्न नहीं मिस्टर सिंह नहीं कर सकते हैं। जज साहब के यहाँ चीफ जस्टिस के यहाँ दीपक मिश्रा थे, उनके सामने उन्होंने कहा कि ये बाहर से चलती, बाहर से ऑपरेट होती, हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये उनकी बात पूरी तरह सत्य नहीं थी, अर्ध सत्य थी। अगर पूरी तरह सत्य होती, अगर कोई आज प्रधानमंत्री जी को सोशल मीडिया पे कुछ बोले, तुरंत एफआईआर होगी ना, तुरंत बैन होता है ना, चैनल बंद होते हैं। जब देशद्रोही चैनल बंद हो सकते हैं तो इस राष्ट्र के युवकों को बचाने के लिए, बच्चों को बचाने के लिए, बेटियों को बचाने के लिए, बेटों को बचाने के लिए वो पोर्न साइट क्यों नहीं बैन हो सकती? यही इच्छा शक्ति की बात है, यही होना चाहिए। एक से ज़्यादा गर्लफ्रेंड रखना अपराध है? नहीं, मैं तो गर्लफ्रेंड का ही
अब आप मुझसे ऐसे से सवाल कर रहे हैं नहीं, जो सनातन पद्धति का व्यक्ति है, तो मैं क्या कह सकता हूं? मेरे लिए तो गर्लफ्रेंड का महत्व ही नहीं है, मेरे लिए तो उस पत्नी का महत्व है जो तुम्हारे लिए करवा चौथ रखती है, जो तुम्हारे लिए जब माथे का सिंदूर और बिंदी लगाती है और गले में मंगलसूत्र पहनती है, पैरों की बिछिया पहनती है और पाजेब पहनती है और 16 श्रृंगार करती है। हर श्रृंगार पर पति का नाम होता है, हर श्रृंगार पर पिया का नाम होता है, हर श्रृंगार पर उसे परमेश्वर दिखता है। मेरे जीवन में तो उस तरह की पत्नी का महत्व है जो आज भी चरणामृत लेती है और सुबह तब वो कुछ ग्रहण करती है, जल भी तब ग्रहण करती है अंगूठे का चरणामृत लेके। मेरी नजरिया तो पत्नी के लिए, और यही पत्नी का महत्व है। यही सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया, सुल्ताना, पद्मावत, हाड़ा रानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इन सबका क्या महत्व था? हमारे यहाँ सनी लियोनी का महत्व नहीं है, लेकिन आज इस देश में सनी लियोनी का महत्व बढ़ता जा रहा है। लोग उन्हें बहुत अच्छा मानते हैं। सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया, सुल्ताना, पद्मावत, हाड़ा रानी, झांसी की रानी, ये इतिहास का विषय बन गई हैं, ये पश्चात दूरी की बन गई हैं। ये तो बस भारत की सभ्यता संस्कृति के नाम पे न छोड़ा जा रहा है, पोर्न साइट को बढ़ाया जा रहा है, पोर्न हीरोइंस को बनाया जा रहा है, नग्नता को बढ़ाया जा रहा है, पाश्चात्य सभ्यता को बढ़ाया जा रहा है। आज क्या है, हमारे बेटे बेटियां क्या सीख रहे हैं? लव डे, हग डे, वैलेंटाइन डे, येलो डे, रोज डे, प्रपोज डे, ब्लैक डे, ब्लू डे, व्हाइट डे, कितने दिन बना दिए हैं। इस तरह के दिन चल रहे हैं, इससे चला, और इसका परिणाम क्या होता है? मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको कहना चाहता हूं, आप देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जब वैलेंटाइन डे होता है, उस वैलेंटाइन डे के बाद कितनी बेटियां गर्भवती होती हैं, कितनी इस तरह की दवाएं बिकती हैं, उनका परिणाम क्या होता है? हमारी बेटियों का जीवन खराब हो जाता है। ये परिणाम सामने आते हैं। गायनों की रिपोर्ट देखिए, हेल्थ की रिपोर्ट देखिए, परिवारों की रिपोर्ट देखिए, एफआईआर को देखिए, कानून को देखिए, थानों की रिपोर्ट देखिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के रिकॉर्ड को देखिए, तो आपको पता चलेगा। दहेज हत्या के और दहेज प्रताड़ना के कितने केस फर्जी होते हैं? देखिए, आज की डेट में ऐसा नहीं कि सारे केस फर्जी होते हो, लेकिन 98% केस फर्जी होते हैं। 98% फर्जी होते हैं। कारण क्या है? कारण है पति पत्नी के रिश्तों के दबाव में फोन, मोबाइल फोन पे वीडियो दिख गई किसी के साथ, चैटिंग दिख गई किसी के साथ, व्हाट्सएप चैटिंग दिख गई किसी के साथ। अब क्या करेगी पत्नी? सुसाइड करेगी। उस सुसाइड का परिणाम होगा 7 साल के अंदर है तो दहेज हत्या लगेगी, पति अंदर जाएगा, सास ससुर अंदर जाएंगे, सब कुछ अंदर जाएंगे, जेल जाएंगे, बर्बाद होंगे। ज्यादातर ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे केसों में होता है। कुछ केस ऐसे भी हैं जहां आज भी हमारी बहनों, हमारी बेटियों को इस देश में दहेज के लिए, पैसों के लिए, लालच के लिए, लोभ के लिए, उनसे मायके से पैसे मंगाने के लिए उनको टॉर्चर भी किया जाता है, हरेसमेंट भी किया जाता है, फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली भी हरेसमेंट किया जाता है, और उनकी हत्या भी की जाती है, और हत्या करके पंखे पे लटका के सुसाइड भी दिखाया जाता है। ऐसे भी केस हैं बहुत। अगर कोई हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी करना चाहता है तो कानून क्या इसकी इजाज़त देता है? कानून में धर्म निरपेक्ष हमारा देश है, ऐसा कुछ है नहीं। प्यार है, पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोय, और 2.5 आखर प्यार का पढ़े सो पंडित होए। और पंडित मतलब तिलक तलाक वाले नहीं, प्यार वाले, 2.5 अक्षर प्यार वाले। जो प्यार है, प्यार में प्यार तो प्यार है, इसको कोई नाम ना दो। आजकल सुसाइड के बड़े मामले चल रहे हैं। प्रताड़ना से इतना परेशान युवक हो जाते हैं कि सुसाइड कर लेते हैं। अब इस सुहास का केस ले लेते हैं, गौरव शर्मा आगरा केस ले लेते हैं। लिस्ट इतनी लंबी है कि नाम बताते बताते थक जाएंगे। तो क्या तरीका है, कैसे एक पुरुष अपनी जान बचा सकता है? देखिए, अगर वो अब सुसाइड के बजाय अब तो मारने की हत्या की शुरू हो गए। शिलोंग का, मेरठ का, तो 16 टुकड़े, नीला ड्रम, सांप से कटवाना, ये सब बहुत बढ़ गए। डीजीपी, कर्नाटक के डायरेक्टर जनरल पुलिस की पत्नी ने हत्या करा दी। सोचिए ना। हिमाचल प्रदेश के सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने दिल्ली में आत्महत्या कर ली। सिटिंग मेंबर, वो संसद में बोल सकते थे। दिल्ली में मजिस्ट्रेट ने आत्महत्या कर ली। दिल्ली में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर ने आत्महत्या कर ली। सीआरपीएफ, रैपिड एक्शन फोर्स, दिल्ली पुलिस, आर्मी, थल सेना, जल सेना, वायुसेना के पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। वो पीड़ित हो रहे हैं। हमें जाना पड़ता है, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस में बुलाते हैं, हमें सेना के लोग बुलाते हैं, सारा कुछ खर्च करते हैं कि आपके बोलने से, आपके वक्तव्य से हमारे देश के सैनिकों का मनोबल बढ़ेगा और इनका हौसला बढ़ेगा जीने का। जिंदा रहो, जीवित रहो। आत्महत्या पाप है, अपराध है। लड़िए, संघर्ष करिए, कानून आपके साथ है। डॉक्टर AP सिंह आपके साथ है।
आजकल रेप के इतने फर्जी केस क्यों हो रहे हैं? फर्जी बनाए जाते हैं, सहमति होती है, कंसेंट होती है, सहमति से चल रहा, सहमति से 2 साल चलता रहा, सहमति से 4 साल चलता, पैसे आते रहे, मोबाइल आता रहा, ओए ओए बुक होते रहे, बहुत ऐसे केस चलते रहे। यहां तक के केस अगर बता दूं तो जो प्रोटेक्शन के साधन फिजिकल रिलेशन के लिए लोग मंगाते हैं वो तक लड़कियां अपने ऑनलाइन मंगाती हैं ओए ओए होटल में, और बाद में रेप केस दर्ज करा देती हैं। सोचिए आप, ओए ओए होटल बुक करती है अपने पैसे से, बुलाती लड़के को, प्रोटेक्शन भी मंगाती हैं, एक बार से संतुष्टि नहीं होती, फिर उसी होटल में दोबारा मंगाया जाता है ऑनलाइन, दोबारा मंगाया जाता है ऑनलाइन, और उसके बाद में उसी पर रेप का केस लगा दिया जाता है। फिर डॉक्टर एपी सिंह जैसे उस केस को लड़ते हैं, फिर एक एक सबूत गवाह देते हैं, फिर जज साहब ऐसे ऐसे अपना माथा पीटते हैं, कहते सिंह साहब देश में हो क्या रहा है, दुनिया में हो क्या रहा है, समाज में हो क्या रहा है। ये कितने ऐसी ऐसी लड़कियां हैं। एक लड़की अकेली 4 मनोज को ट्रैप किया, मनोज आई लव यू यहाँ, 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 मनोज आई लव यू पीछे। अब उसने 4 मनोज स्टेप किए। सुबह किसी मनोज के साथ, यस मनोज कहता वेरी गुड ये तो मेरी है। दोपहर को किसी मनोज कहता वेरी गुड लो गाड़ी की चाबी पकड़ो। शाम को 3 बजे मनोज कहता लो जी खर्चा सारा लो, आज की सारी जेब। रात को 9 बजे मनोज कहता अरे ये तो पूरे दिन की, इसको दिहाड़ी दे दो, ये तो मेरी है, सिर्फ और मेरी, सिर्फ और मेरी, क्योंकि हर शरीर के अंग अंग पर लिखा मनोज आई लव यू। वो एक व्यक्ति को, एक लड़की 4 मनोज को एक दिन में चलाती है। इससे बड़ा कोई धोखा हो सकता है? इससे बड़ा कोई पुरुष पीड़ित हो सकता है? ये बड़ी गलत बात है इस देश में कि दुर्भेदीकरण कानून है और अदालतें उनको चलाती हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां उनको चलाती हैं, जबकि उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, रोक लगना चाहिए और नियंत्रण होना चाहिए, जिससे इस देश के युवा भी बच सकें। इसीलिए सुसाइड बढ़ा। इस देश में 150 से 200 पुरुष प्रतिदिन सुसाइड करता है, प्रतिदिन सुसाइड करता है। सोचिए, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो, चाहे पति हो, चाहे जेठ हो, चाहे देवर हो, चाहे ससुर हो। ससुर के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई जाती है, जिसको जो कभी केस नहीं गया, कोर्ट नहीं गया, कचहरी नहीं गया, चौकी नहीं गया, थाना नहीं गया, उसे पता चलता पुलिस आने वाली है, वो तुरंत पंखे को लटक जाके मर जाता है। पुलिस आती है, दरवाजा खोलती है, ससुर साहब लटक रहे होते हैं, जेठ साहब छत से कूद चुके होते। कौन इस जलालत को सहे? कैसे इस बेइज्जती को सहे? उस बहू पर, उस बहू के आरोप जिस बहू के लिए नाचते हुए गए थे बारात लेके, ससुर ने सारा अपना पूंजी लगा दी थी बहू के लिए, तो वो ससुर कैसे सह सकता है? ये हमारे समाज की विडंबना है, गलत है बहुत। अच्छा बगीर साहब, आप इतने लंबे समय से कार्यकाल में हैं, ये हमेशा पुलिस और वकीलों की लड़ाई क्यों हो जाती है, और लड़ाई इतनी बड़ी हो जाती है कि डंडे चल जाते हैं? नहीं, डंडे भी चल जाते हैं, गोलियां चल जाती हैं, आगजनी ये हो बैर जाती क्या है है, आपसे? 30 हजारी में घटना हो जाती है, रोहिणी में घटना हो जाती है, बहुत बीभत्स घटनाएं हो जाती हैं। कारण है हम लोग नदी के 2 किनारे हैं, पुलिस और 2 वकील। किनारे वो मिलते नहीं है, कभी एक साथ नहीं मिलते, चाहे सूख जाए नदी लेकिन मिलते नहीं कभी। उधर पुलिस झूठे केस लगाती है, मानव ह्यूमन राइट्स का, सब पुलिस वाले नहीं, ऐसा नहीं कि सारे पुलिस वाले करते हो, बहुत अच्छे पुलिस वाले भी, बहुत अच्छे अधिकारी भी है, बहुत इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, लेकिन कुछ पुलिस वाले ऐसे हैं जो झूठे लगाएंगे तो झूठे केस लगाएंगे, और नहीं एफआईआर करेंगे तो सच्चे केस में भी एफआईआर नहीं दर्ज करेंगे। लड़का मर गया, बेटा मर गया, माँ धक्के खा रही है, दुखी हो रही है, कोर्ट आ रही, डीसीपी के पास जा रही है, एसीपी के पास जा रही है, सच्चों के पास जा रही, मीडिया के पास जा रही, गृह मंत्री के पास जा रही, प्रधानमंत्री को भेज रही, योगी जी को भेज रही, ऑनलाइन भेज रही, हरियाणा सरकार को, सबको भेज रही है वो, लेकिन उसके बच्चे को, मृत्यु को न्याय नहीं मिल पा रहा है। तब दुखी हो जाती है, फिर दुखी होता है, वो आती वकील के पास, फिर उस वकील में दुखी महिला शामिल होती है, वो बाप शामिल होता है जो जिंदा लाश बन चुका होता है अपने बेटे की मौत के बाद, वो बड़ा भाई जो अपने छोटे भाई की मृत्यु के बाद जिंदा लाश बन चुका था, वो उसके लिए संघर्ष करता है। इसलिए नदी के 2 किनारे हैं, और जब कभी मिलते भी हैं, सच्चे अधिकारी हैं, सच्चे पुलिस वाले हैं, वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो मिलते भी, ऐसा भी नहीं। अच्छा, क्या पुलिस किसी को गाली दे सकती है? नहीं, गाली तो कोई किसी को नहीं दे सकता, पुलिस क्या हो, किसी भी पुलिस क्या, न्यायाधीश क्या, वकील क्या, पत्रकार क्या, क्रिमिनल क्या, आम आदमी क्या, अगर गाली देगा तो उसका भुगतान करना पड़ेगा, उसे भुगतना पड़ेगा, दंड मिलेगा। एफआईआर नहीं हुई है, कोई केस नहीं हुआ है, क्या पुलिस किसी में थप्पड़ मार सकती है? नहीं, थप्पड़ का कोई मतलब नहीं, थप्पड़ का क्या मतलब है, ये तो वायलेशन है, हिंसा है। हमारा देश महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलता है, अहिंसावादी सिद्धांत पर चलते हैं। अगर कोई ऐसा करता है, पुलिस कर्मचारी अपने रोब में, अपने डंडे पर, अपने पुलिस की वर्दी पर
तो उसको दंड मिलेगा। और उसके लिए ऐसी आजकल तो हर जगह कैमरे हैं, आजकल तो मोबाइल है, सबसे अच्छा वीडियो बनाओ, सीडी बनाओ, सब कुछ बनाओ, उस पर कार्रवाई करो। अच्छा, क्या आप वकील हैं, आपके पास केस आते हैं, क्या पुलिस सच्चे अपराधी को बचा लेती है कभी कभी? कई बार पुलिस धनबल, जनबल और बाहुबल के आगे झुक जाती है। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा नहीं होता। ये पर्सन टू पर्सन, अधिकारी टू अधिकारी, ऑफिसर टू ऑफिसर डिपेंड कर। कुछ अधिकारी आज भी जाबाज है, दबंग है, बुलंद है, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फोन कर रहा है, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता कोई पत्रकार फोन कर रहा है, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता कोई वकील फोन कर रहा है, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता कोई बहुत बड़ा ओहदे वाला फोन कर रहा है। वो कहते हैं कानून कार्रवाई करेगा, मैं सब इंस्पेक्टर बेशक हूं लेकिन कानूनी कार्रवाई। इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी कहती है, ऑनरेबल हाई कोर्ट भी, दो लोग देश में बड़े ताकतवर है। एक तो लेखपाल, जिसे पटवारी कहते हैं, लेखपाल ताकतवर है दुनिया का रेवेन्यू के मामले में, वो, और एक दरोगा जी। अच्छा, दरोगा जी और लेखपाल दो देश के बड़े ताकतवर लोग हैं, जिन लोगों की रिपोर्ट को कोई चैलेंज नहीं चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन वो लास्ट तक मानी जाती है। दरोगा किसी को निकाल दे, एफआईआर कर दे तो कर दे, एफआईआर कर दे तो कर दे, बंद कर दे तो कर दे, हाई कोर्ट आओ, सुप्रीम कोर्ट आओ, एपी सिंह के पास आओ, बेल हो जाएगी, बेइज्जत बरी हो जाएगी, लेकिन इस सारे प्रोसेस में आपको 6 साल, 10 साल, 12 साल, 14 साल लगते। जाओ घूमते रहो, या घूमते रहो। लेखपाल लिख देगा, सुप्रीम कोर्ट तक आओ, एसएलपी लाओ, रिव्यू लाओ, क्यूरेटिव लाओ, सब कुछ लाओ, रेवेन्यू में जाओ, सब जगह जाओ, उसको भुगतना पड़ेगा। और इसीलिए इनमें भ्रष्टाचार भी है, ये भी सच्चाई है, कटु सत्य है, भ्रष्टाचार भी है। यानी पुलिस में भ्रष्टाचार है? पुलिस में भी आज भी है, रहेगा, क्योंकि लोग अपने काम कराने के लिए पैसे देते हैं। ईमानदार अधिकारी को भी दिए बिना मानते नहीं है, बहुत मुश्किल से मानता, नहीं लेता तो अलग बात है, मैं उसको सैल्यूट करता हूं जो आज की डेट में नहीं लेता है, ना भ्रष्टाचार करे तो अच्छी बात है। अगर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला गाड़ी की या बाइक की चाबी निकालता है, क्या करना चाहिए? और निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता? नहीं निकाल सकता। और निकाल ली तो क्या कर सकता है कोई आम इंसान? वीडियो बनाओ, हाँ, कमिश्नर को भेजो, हाँ, बिल्कुल गलत है, उसका नाम पूछो, अच्छा, उसका नंबर लो, उसकी फोटो खींचो। मान लीजिए कि मैंने कोई अपराध कर दिया, तो मुझे किसके पास पहले जाना चाहिए, वकील के पास या पुलिस के पास? नहीं, पहले तो सबसे पहले जो 100 कॉल है, 101 112 है, अलग अलग हैं इस तरह से, जो पुलिस की कंट्रोल रूम की कॉल है, उसको सबसे पहले कीजिए आप। पुलिस प्रोटेक्शन मांगिए, वो कंट्रोल रूम निष्पक्ष है। पुलिस के खिलाफ भी आप शिकायत कर रहे हैं, वो भी रिकॉर्ड होगी। आप न्यायाधीश के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं, वो भी रिकॉर्ड होगी, वो सब रिकॉर्ड होगी। किसी बड़े व्यक्ति के लिए कर रहे हो तब भी वो रिकॉर्ड होगी। जैसे कोर्ट में महिलाओं का पक्ष ज़्यादा लिया जाता है, क्या पुलिस प्रशासन में भी महिलाओं का पक्ष ज़्यादा लिया जाता है पुरुषों की अपेक्षा? सबसे ज़्यादा, हर जगह कह दिया जाता है हम तो महिलाओं को सुनने के लिए बैठे हैं, पुरुष जाए भागता रहे। तभी तो पुलिस वाले भी आत्महत्या कर रहे हैं ना, महिलाओं से दुखी होके। इससे बड़ी, और डीजीपी कर्नाटक के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो कर्नाटक प्रदेश का पुलिस का सबसे बड़ा आला अफसर है, उसको मार दिया गया, हत्या कर दी गई। हत्या, सोचिए आप, हत्या, पत्नी ने हत्या करा दी, पत्नी ने हत्या करा दी। 4 दोस्त गाड़ी लगा के सड़क किनारे शराब पीना, पुलिस आ गई, अपराध है? नहीं, शराब पीना सार्वजनिक जगह पे अपराध है। हाँ, सड़क किनारे अगर कोई गाड़ी लगा के, सड़क किनारे तो उससे तो न्यूसेंस फैलता है। अच्छा, कोई बहन बेटी निकल रही है, हाँ, कोई पत्नी निकल रही है, वो गलत है। आप क्लब में जाइए ना, आप होटल में जाइए, आप घर में ला के पीजिए, आप वहाँ पीजिए, मना क्या है? सड़क के किनारे जरूरी पीना है 4 दोस्तों को? 4 दोस्तों में से किसी एक का घर नहीं है, घर पे जाओ, बर्फ मंगाओ, काजू मंगाओ, नमकीन मंगाओ, घर वालों को बोलो, वो पिलाएंगे, चेस करेंगे, पियो, मस्त रहो। अब कोर्ट कचहरी और जजों की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पिक्चरों में दिखाया जाता है कोर्ट लगता है, कचहरी लगती है, लोग खड़े हैं, सामने बैठे हैं, चाय आ रही हैं, इधर वकील साहब खड़े हैं, बहस चल रही है, जज साहब सामने बैठे हैं, ताली बज रही हैं। क्या हमारे कोर्ट जो हैं वास्तविक ऐसा होता है या पिक्चरों में दिखाया जाता है? ऐसा नहीं होता। कोर्ट के अंदर कोई चाय नहीं, कोर्ट के अंदर कोई तालियां नहीं। हाँ। तालियां बज जाती हैं कई बार, हमारी बहस में भी तालियां बज जाती हैं। हाँ। लेकिन वो मैं अच्छा नहीं मानता हूँ, करना नहीं चाहिए। लोगों खुश होकर तालियां बजा देते हैं, मन में तो माननीय न्यायाधीश भी बजा देते हैं ताली, पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी खुश हो जाते हैं मन में, बहुत अच्छा बोला। तालियां कोर्ट में बजने का एक दूसरा तरीका है रिपोर्टेबल जजमेंट। अच्छा। वो केस रिपोर्टेबल हो जाते हैं। आप जैसे मीडिया के लोग जो पारखी है, आप भी सुप्रीम कोर्ट की ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग करते हैं, आपके चैनल के सब पूरा स्टाफ भी है, सब पूरा सिस्टम है, तो आप लोग भी खुश हो जाते हैं। वो खबरों में लिख देते हैं, बाहर खबरों में लिखते हैं,
जज साहब ने डांटा, उसको डांटा, इसको फटकार लगी, उनकी दलीलों से कोर्ट खुश हुई। ये चीज़ें हैं। जैसे अभी बांके बिहारी मंदिर में कल और परसों सुनवाई में क्या हुआ, जो पिटीशन चल रही थी, जो याचिकाएं चल रही थी, वो सारी याचिकाएं हमने माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के यहाँ भिजवा दी, जो अलग अलग चल रही थी। अब वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुनेंगे 10-12 दिन में, तो वो सुनेंगे तो उसका फल मिलेगा। अब हमें आशा है कम से कम हमारे क्लाइंट्स को, कम से कम इस देश के सनातन धर्म माने, कम से कम मथुरा वृंदावन के लोगों को एक भरोसा तो होगा कि अब उनका केस का फैसला हमारे देश की सबसे बड़े न्याय के मंदिर के सबसे बड़े देवता करेंगे। यानी जो पिक्चरों में कोर्ट का सीन दिखाया जाता है एकदम फर्जी होता है? नहीं, एकदम फर्जी नहीं। अच्छा। ऐसा भी नहीं, एकदम फर्जी नहीं। मतलब थोड़ा बहुत मिलता जुलता रहता है, 60-40 का फर्क। 60-40 का फर्क रहता है। ये जो आज भी हमारे देश में 2.5 लाख फर्जी केस साल में लिखे जाते हैं, कैसे रुकेंगे? तभी तो 80% बरी होते हैं। हाँ। 80% बरी भी तो होते हैं, बाइज्जत बरी भी तो होते हैं केस, इसीलिए तो बाइज्जत बरी होते हैं। न्यायमूर्ति की आंखों पर पट्टी क्यों बंधी रहती है? क्या कानून नहीं, से हटवा दी हम लोगों ने। अब हम लोगों ने न्याय की देवी, जो कानून की देवी थी, हाँ। उनके ऊपर जो पट्टी बंधी रहती थी, मतलब अब हम लोगों ने उसको खुलवा दिया है। ये कब कब हटा है? अभी पीछे 4 महीने पहले, मतलब इसी हाँ, चंद्रचूड़ साहब के समय, डीवाई चंद्रचूड़ जी थे जब इनसे पहले, सचदेवा साहब से पहले डीवाई चंद्रचूड़ जब हमारे चीफ जस्टिस। ये तो भारत के इतिहास में बड़ा काम हुआ। हाँ, बड़ा काम किया मैंने। हम लोग तो बड़े काम करते हैं, हम छोटे काम करते ही नहीं कभी। अच्छा। हम तो सब बड़े काम करते हैं अपने जीवन में। वो 78 साल की, अरे हमने कहा न्यायालय कानून की देवी पे आंखों पे पट्टी बंधी है, नीचे पैसे ले रहे हैं स्टाफ, कानून की देवी देखी नहीं है। कोई मोटी चैन पहन के आ गया, कोई धन वाला आ गया, कोई बाहुबल वाला आ गया, दिखे नहीं, दिखना चाहिए ना कानून की देवी को, दिखा और तलवार हटा दी कि दंड की प्रक्रिया तलवार नहीं हो सकती, संविधान है, हमारा कानून है। संविधान तलवार की जगह पे दे दिया और कानून की पट्टी खोल दी गई। अब कानून की पट्टी खुली है, अब न्याय की देवी देखती है कौन आया अमीर, कौन दिखा रहा अपना धनबल, कौन दिखा रहा जनबल, कौन दिखा रहा बाहुबल। ये डिपेंड करता है माननीय न्यायाधीश पर, कितना उससे प्रभावित होते हैं, कितना निष्पक्ष जांच करते हैं, कितना निष्पक्ष जांच को स्वीकार करते हैं और कितना इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस न्याय देते हैं। न्याय सर्वोपरि मिलना चाहिए। एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल हमारे देश की सभ्यता है, संस्कृति है, न्याय है, पद्धति है, रीति है, रिवाज है। सरकार का उद्देश्य है एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय मिलना चाहिए, न्याय दिखना चाहिए, न्याय होना चाहिए। हमारे पास बड़ी बड़ी बैलून गट्ठर लेके आते हैं, ब्रीफ केस, ट्राली लुढ़काते हुए। हमारे जूनियर कहते हैं सर ये तो बड़ा बंच है, इसको देखना, इस पर हाईलाइट लगाना, इस पर मार्किंग करना, इस पर फ्लैग लगाना बड़ा कठिन काम। मैंने कहा बेटा ऐसा नहीं है, ये बंच जो बना है इसमें कितनी महिलाओं की चूड़ियां बिक गई होंगी, कितनी महिलाओं के टॉप्स बिक गए होंगे, कितनी महिलाओं के मंगलसूत्र बिक गए होंगे, कितने परिवार वालों की, पुरुषों की गाड़ियां बिक गई होंगी, मोटरसाइकिल बिक गई होंगी, कितने लोग इन फाइलों को मजबूत करने के लिए फूंके रहे होंगे, कितनी बेटियों की विवाह रुक गए होंगे, कितनों के खेत बिक गए होंगे, कितनों की दूध देती हुई भैंस बिक गई होगी, गाय बिक गई होगी, बकरी बिक गई होगी। तब वो फाइलें मोटी हो पाती हैं। उनका एक एक पेज दास्तां कहता है न्याय की उम्मीद के लिए, न्याय की लड़ाई के लिए। लोग ट्रायल कोर्ट से लेकर लड़ाई लड़ते हैं, हाई कोर्ट तक जाते हैं, नंबर नहीं आते, पूरे पूरे दिन बैठे रहते हैं, नंबर नहीं आता। इलाहाबाद हाई कोर्ट ले लें और से बहुत से हाई कोर्ट ले लें, दिल्ली हाई कोर्ट तो बहुत काम कर रहा है, नंबर नहीं आते हैं। लोग अपने बासी रोटी खा के जाते हैं, रोटी में तार आ जाता है, देखते हैं तार सामने बिक रही है 150 रुपए की थाली, लेकिन वो 150 रुपए की थाली न खा के पत्नी ने जो बना के रोटी भेजी है उस बासी सब्जी और बासी रोटी को खा के अपने पेट को तो खराब कर लेते हैं, लेकिन पैसे खर्च नहीं करते, क्योंकि बहुतों के पास पैसे होते ही नहीं हैं। बहुतों के पास पैसों की अव्यवस्था होती नहीं है, गरीबी है। आज भी गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम न्याय की उम्मीद के लिए तड़प रहा है, तरस रहा है, आशा करता है उसे न्याय मिले। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आशा करता है, हाई कोर्ट से न्याय मिले, आशा करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से न्याय मिले। इसी न्याय में उसकी चप्पलें घिस जाती हैं, जूते टूट जाते हैं, बुजुर्ग हो जाता है, जवानी में आता है, कमर टेढ़ी हो जाती है, बाल सारे सफेद हो जाते हैं। इस दर्द को जब हमारे देश के वकील, हमारे देश के न्यायाधीश, हमारे देश के पब्लिक प्रोसिक्यूटर, हमारे देश की मीडिया और हमारे देश के लोग समझने लगे तो निश्चित तौर पर परिवर्तन आएगा, निश्चित तौर पर बदलाव आएगा, तब वो सच्चा न्याय मिलेगा। अभी न्याय उस मकड़ जाल की तरह है, जैसे मकड़ी का जाला बहुत बड़ा होता है, उसमें कोई एक व्यक्ति आता है, ऐसे धनबल, जनबल, बाहुबल उसको फाड़ के चला जाता है।
और ज़्यादातर उसमें छोटे छोटे कीड़े, छोटे छोटे मकड़ी पड़े रहते हैं, सूख जाते हैं, मर जाते हैं, छिपकलियाँ लटक के मर जाती हैं, और सिर्फ तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती है। तब व्यक्ति की पीढ़ियां बीत जाती हैं, लीगल हेरस बनते चले जाते हैं, लोग मरते चले जाते हैं, कानूनी उत्तराधिकारियों को लिस्ट बनती चली जाती है, मकान जर्जर हो जाता है, खंडहर हो जाता है, गिर जाता है, गाड़ियां थानों में सड़ जाती हैं, गल जाती हैं, लेकिन असली मालिक तक नहीं पहुंच पाती, और मकान में वो उसका असली मालिक जो हकदार है वो नहीं पहुंच पाता। भू माफियाओं के कब्जे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने, चीफ जस्टिस ने रिटायरमेंट फेयरवेल में कहा था कि अगर अदालतों का व्यवहार ऐसा रहा, परिवर्तन नहीं किया आपने, तो लोग आप पर विश्वास करने के बजाय गुंडे मवालियों पर विश्वास करने लगेंगे, वहां जाएंगे न्याय लेने, तब आपको दुख होगा। क्या कानून सच में अंधा होता है? नहीं, पहले अंधा था, मैं देखता था, सुनता था, कानूनी प्रॉपर्टी बनी थी। अब मैंने अंधा नहीं करा, खोल दिया। अब कानून देखता है, कानून सुनता है, कानून सुनता है, बोलता है, और कानून की आवाज़ भी आती है। आपने देखा इन मामलों में, देखा ना आपने, जब सेम सेक्स मैरिज का आया मामला, हमने लड़ा, लोग सेम सेक्स मैरिज करने जा रहे थे, अननेचुरल को नेचुरल बनाने जा रहे थे, उस पर हमने लड़ा, जीता, और देश की जीत थी। किसान आंदोलन हमने लड़े, किसान बिल के खिलाफ हमने लड़ा, स्टे दिलाया 3 दिन की बहस में, और वो लैंडमार्क जजमेंट है, किसानों के हित में न्याय हुआ। दिव्य ज्योति जागृत संस्थान का मामला हमने लड़ा और जीता। गायत्री मिशन संस्थान परिवार का मामला लड़ा और जीता। हाथरस रेप प्रकरण में झूठा आरोप लगाया गया था, जातिगत आरोप लगाए गए, लड़ा और जीता। तीनों बाइज्जत बरी हुए अलीगढ़ की सीबीआई की स्पेशल कोर्ट से। हाथरस भगदड़ मामले में लोगों ने साजिश रची, नारायण साकार हरि भोले बाबा को बदनाम करने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए, जेल भेजने के लिए, उन्हें बर्बाद करने के लिए, उनके आश्रम, उनके प्रवासों के फोटो चलाए गए एक साथ स्क्रीन पे, कई गोल्डन के, सोने के, ये हमने लड़ाई लड़ी। क्लीन चिट मिली नारायण साकार हरि को, कोई अरेस्टिंग नहीं, न्यायिक आयोग से भी क्लीन चिट मिली, एसआईटी से भी क्लीन चिट मिली, हर जगह से उन्हें न्याय की। हमने पराकाष्ठा को पूरा किया है। कंप्यूटर बाबा मध्य प्रदेश में हमने वो लड़ी और उनकी जीती दिखाई। सीमा सचिन मीना के केस में आप देख ही रहे हैं, पूरी मजबूती के साथ जो सनातन धर्म ग्रहण किया, हम उसके साथ खड़े हैं, कानून के साथ खड़े हैं। अररिया की आरती यादव, छोटू यादव की केस, प्रेम कहानी, पहली प्रेम कहानी थी। मैंने लैला मजनू, शीरी फरियाद, हीर रांझा को नहीं देखा, लेकिन मैंने अररिया बिहार की आरती यादव और छोटू यादव को देखा और उनके केस को लड़ा। बागडोगरा एयरपोर्ट से जा के अररिया जाता था, और उस केस में 10 के 10 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई, जुर्माना हुआ, और आरती यादव को न्याय मिला। पटना हाईकोर्ट से भी उनकी डिसमिस कराई। ये न्याय की पराकाष्ठा है, न्याय की उम्मीद है। आनंद मोहन सिंह बाहुबली सांसद करके इतना बदनाम कर दिया गया, इतना साजिश रच दी गई, एक सीधे साधे इंसान को झूठे मुकदमे लगा के डीएम हत्या का आरोप लगा दिया। आज वो बाहर है, कानून लड़ रहे हैं, जीत हो रही है, सत्य जीतता है, परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। संत रामपाल बरवाला कांड, एक ऐसा संत जिसने हमारी जाति प्रथा के विरुद्ध, मानव धर्म हमारा, ये सिद्धांत चलाया, दहेज रहित शादियां, नशा मुक्त समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। 950 लोगों पर देशद्रोह लगा दिया गया। कोई कल्पना कर सकता है? नेपाल के 14 लोगों पर देशद्रोह लगा दिया गया, 12 नाबालिगों पर देशद्रोह लगा दिया गया। लेकिन उस लड़ाई में समय लगता है, लेकिन हमारी जीत हुई, हम जीते, वो सब हुए। हनीप्रीत को उस समय देखा आपने क्या बना दिया डेरा सच्चा सौदा। मानवता भाईचारे के 100 से अधिक कार्य करने वाला इस दुनिया का स्वच्छता अभियान को चलाने वाला डेरा सच्चा सौदा, जिसने लोगों की मानवता की भलाई की ब्लड पंप के रूप में काम किया। जहां जिसको देश भर में जरूरत पड़ी ब्लड, जो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता, जिसे खरीदा नहीं जा सकता, जिसे बनाया नहीं जा सकता, जिसकी फैक्ट्री नहीं है, केवल डोनेट होता है, उस ब्लड डोनेशन को भी देने का काम डेरा सच्चा सौदा ने किया। लोगों ने उन्हें बदनाम करने की साजिश करी, उन पर रेप के झूठे आरोप लगाए गए, सब कुछ सामने आया। देर होती है लेकिन निराशा नहीं होती, वो चीज़ें सब कुछ सामने आ रहे हैं। दिल्ली के देखिए कई मामले ऐसे हैं, हरियाणा का देखिए कई मामले हैं, हिमाचल के कई मामले हैं, सब कुछ लड़े, जीते और सफलता पाई है, ऐसा कोई बात नहीं। क्या देश के सबसे बड़े जज प्रधानमंत्री की बात मानते हैं? नहीं, बात मानने की बात नहीं। जुडिशरी को कभी, न्यायपालिका को कार्यपालिका से कभी झुकना नहीं चाहिए। न्यायपालिका निष्पक्ष है, कार्यपालिका अलग है, विधायिका अलग है, मीडिया अलग है। चारों हमारे देश के 4 लोकतंत्र मजबूत स्तंभ है, 4। इन 4 स्तंभों पर कभी कोई नहीं। मीडिया निष्पक्ष है, निर्भीक है, निडर है। पहले क्या होता था? पहले खबर शाम को छपती थी, सुबह बिकती थी।
लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आप जैसे बड़े पत्रकार के सामने हमें देश के बड़े चैनल पे कहना पड़ रहा है कि आज शाम को खबर बिक जाती है, फिर सुबह सिर्फ बंटती है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमने लड़ाई लड़ी। जब भी पत्रकारों पर आरोप लगे, एक चौथे स्तंभ पर, जब कोरोना काल में आप लोग प्रशासन की सच्चाई को दिखा रहे थे कि एम्बुलेंस कितने पैसे ले रही, रेमडेसिविर कितने का बिक रहा है, कैसे लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जब आपने दिखाई तो लोकल पुलिस ने अस्पतालों के साथ मिलकर आप लोगों पर केस रजिस्टर करना शुरू किए। एफआईआर रजिस्टर्ड हुई। देश भर के पत्रकारों से हमें फोन आए, सिंह साहब एफआईआर हो रही है, ये हो गई, वो हो गई, व्हाट्सएप पे। हमने वो सारी एफआईआर निकाल के उस समय के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने रख दी। ऑनलाइन सुनवाई हो रही थी। हमने कहा देखिए आप, अगर कोरोना काल में सच्चाई दिखाएगा उस पत्रकार पर केस रजिस्टर्ड होंगे, हम सही नहीं करेंगे। ऑनरेबल कोर्ट का धन्यवाद करता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने पूरा ऑर्डर किया, सभी डीजीपीज को, हर स्टेट के डीजीपी को ऑर्डर किया कि प्रत्येक पत्रकार पर लगाए गए कोरोना काल के केस सारे खत्म करिए, और सब केस खत्म हुए। मनीष कश्यप जैसे यूट्यूब चैनल, लोगों ने कहा यूट्यूबर है, यूट्यूबर पत्रकार ने, ये नहीं, लेकिन हमने वो लड़ाई लड़ी और उस पर एनएसए लगी, रासुका लगी, हमने वो हटवाई, बेल कराई। लोग कहते थे बिहार के चुनाव से पहले वो नहीं निकलेगा, हमने बिहार के चुनाव छोड़िए, लोकसभा के चुनाव से पहले उसे निकाल दिया और बाहर आ गया। अब वो राजनीति करे, इधर करे, उधर करे, वो एक अलग उसका विषय है, लेकिन हमने एक पत्रकार की मदद की, देश के चौथे स्तंभ की मदद की। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में दूरियां हैं, सबके लक्ष्मण रेखाएं हैं, उनको पार नहीं करना चाहिए। क्या जज भी भ्रष्ट होते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहता कि देश की न्यायपालिका भ्रष्ट है, लेकिन आपका सवाल जायज भी है, सवाल जनता जानना चाहती, क्योंकि आप पत्रकार हैं, आप देश के बड़े चैनल हैं, तो आपकी बातें ही लोगों की बातें होती हैं। दिल्ली में न्यायाधीश महोदय के घर कमरों से नोटों से भरा मिला, आज जले नोट मिले, इसलिए सवाल बनता है। ये तो समय बताएगा, लेकिन हाँ, न्यायाधीश को निष्पक्ष और निर्भीक और बिल्कुल ईमानदार होना चाहिए। वो न्याय का बहुत बड़ा देवता होता है, उसके आगे हम सब सैल्यूट करते हैं, केवल उसकी सत्यता के लिए, केवल उसकी ईमानदारी के लिए, केवल उसकी ऑनेस्टी के लिए। कोर्ट में हमेशा तारीख पे तारीख मिलती हैं, आज भी इतने केस पेंडिंग हैं और ये चलन बदल नहीं रहा है, बढ़ रहा है, क्या कारण है? देखिए, इसके लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। आप कहें न्यायाधीश जिम्मेदार है, नो। हाँ। वकील जिम्मेदार है, नो। पक्षकार जिम्मेदार है, नो। पुलिस जिम्मेदार है, नो। सरकारी वकील जिम्मेदार, सारा सिस्टम जिम्मेदार है, सारी सिस्टम की जिम्मेदारी है। केस इतने ज़्यादा होते हैं न्यायाधीशों के पास, वो करें तो करें क्या? अब सोचिए आप, 80 केस। आज नैनीताल हाई कोर्ट में हमारा नंबर था 68, 49, एक 68। अब इतने नंबर लगे, कोर्ट पहुंच रही 18-20 तक सुनवाई होगी। उसका पर्पस क्या? तारीख पे तारीख मिलेगी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास इतना वर्क, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास इतना अधिक काम, वकीलों के पास इतना अधिक काम, क्लाइंट भी कई बार वकीलों को पैसे नहीं दे पाता पूरे, तो इसलिए वो तारीख पर तारीख लेते हैं। कई समस्याएं, इसके लिए सब ओवरऑल जिम्मेदार हैं, और सब मिलके अगर करें, इस न्याय बड़े प्रोफेशन को न्यायविद मिलके सब कुछ करें, तो निश्चित तौर पर इस पर सफलता पाई जा सकती है। और ये गंभीरता ही है जब हमारे देश के माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कि आंखों के आंसू देश के प्रधानमंत्री के सामने निकल पड़े थे, वो रो पड़े थे। किस लिए रोए थे कि इतना वर्कलोड, इतना अधिक काम। दिल्ली हाई कोर्ट 8-8 बजे तक काम करती है। कोई कल्पना कर सकता है कि 8 बजे ऑनरेबल कोर्ट ऑर्डर लिखा रही है, शाम के, रात के 8 बजे, तो वह उसका स्टाफ कै बजे पहुंचेगा? वो एक महिला जो स्टेनो है, वो महिला जो रीडर है, जो महिला कोर्ट पे काम कर रही है, वो 11 बजे 12 बजे पहुंचेगी घर? पहुंच रही हैं। खाना बनाना पड़ता है उन्हें, पति के लिए भी काम करना पड़ता है, उन्हें बच्चों को भी सुबह स्कूल भेजना पड़ता है, सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन फिर भी वो अपने काम की जिम्मेदारी निभा रही हैं। हम उन्हें धन्यवाद करते हैं। ऐसे भी न्यायाधीशों के पास काम कर, ऐसे न्यायाधीश भी हैं जो रोहिणी कोर्ट में भी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी 6 बजे काम कर रहे हैं, 5:30 बजे काम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी काम कर रहे हैं। ऐसे न्यायाधीशों की कमी नहीं है। बहुत लोग चाहते हैं काम निपटे, बहुत लोग अपनी संडे की छुट्टी में भी काम करते हैं, सैटरडे की छुट्टी में काम करते हैं, अपनी छुट्टी ले लेते हैं। कितने न्यायाधीश ऐसे हैं, मैं बड़े गर्व से के साथ कहना चाहता हूं, जो छुट्टी ले लेते हैं, उनकी छुट्टी तो मिलनी है, लेकिन कोर्ट में आके काम करते हैं, और लिखा जाता है कोर्ट इज ऑन लीव बट कोर्ट इज इन वर्क, काम कर रही होती है, कोर्ट इज ऑन। गवाहों को अक्सर पिक्चरों की तरह ठोक दिया जाता है। बिहार में 4 दिन पहले हुआ, अस्पताल में घुसे 4 लोग और एकदम पिक्चरों की तरह गवाहों को ठोक दिया जाता है, ना
कोर्ट कुछ कर पाता है, न जज साहब कुछ कर पाते हैं। गवाह प्रोटेक्शन का कानून तो हम लोगों ने बनवाया है, विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है। सुरक्षा की बात है, पुलिस अधिकारियों को देखना है, ट्रायल कोर्ट को देखना है, उनको इस पर काम करना है कि वो अच्छी तरह करें, जिससे गवाह की सुरक्षा जिम्मेदारी है, ज़रूर होना चाहिए, उसमें कुछ गलत नहीं होना चाहिए। क्या कोई वकील मुजरिम को भी बचा सकता है? नहीं, वकील ही मुजरिम को तो बचाते हैं, वकील तो मुजरिम को बचाते हैं, बचाने के लिए बने। मतलब सच में किसी ने कांड किया है फिर भी वकील बचा दे? नहीं, ये हाँ अतिशोक्ति है। हमारे पास न्याय के लिए व्यक्ति आता है, हमें नहीं पता होता है सच है झूठ है, हमें तथ्य पे बाद में पता चलता है सच है झूठ है। उस समय हमें उसके लिए जो हमारे न्याय के मंदिर, हमारे ऑफिस में जो चौखट पे आया है, जिसने अपने माथा रगड़ा है, जो आके बैठा है, एक आशा लेकर बैठा है, एक विश्वास लेकर बैठा है, हमें उसके विश्वास को पूरा करना चाहिए। कितने % ऐसे अपराधी होते हैं जो वकील को तो कम से कम सच बता पाते हैं? कुछ लोग छुपा आज की डेट में अब ऐसे बहुत कम अपराधी रह गए हैं, जो 10%, और जो ऐसे हैं जो बता देते हैं, उन्हें हम ज़्यादा अच्छी रिलीफ दिला पाते हैं, क्योंकि हम उनकी बात सीधी सीधी माननीय जज साहब से भी कह पाते हैं। हम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से ही बता देते हैं कि नहीं साहब इतना है रोल इसका, ये है, तो उससे रिलीफ मिलती है। सत्य परेशान हो सकता, पराजित नहीं हो सकता। यतो धर्मस्ततो जय, हमारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे लिखा है, जहाँ धर्म है, जहाँ सत्य है, वहाँ जीत है, वहाँ जय है, वहाँ पराजय नहीं हो सकती है। ये सीनियर वकील और जूनियर वकील का बड़ा खेल चलता है, क्या फ़र्क होता है दोनों में? नहीं, ऐसा कोई फर्क नहीं है, तो अपनी कैपेसिटी है, वर्क आम पब्लिक आम पब्लिक अगर कुछ ऐसा सोचती तो गलत सोच है। उससे कार्य करने वाला वकील हो, मेहनती वकील हो, और जो बहुत ज़्यादा उम्र दराज हो जाते वो ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं, उनका करना मुश्किल हो जाता, चलना दूबर, काम करने की क्षमता कम है। मोदी जी ने 75 साल वाला फार्मूला क्यों रखा था? जिससे क्षमता बने, कार्य क्षमता बढ़नी चाहिए। वकीलों को भी एक समय पर रिटायरमेंट है नहीं, लेकिन एक समय पर रिटायर हो जाना चाहिए, उन्हें भक्ति करना चाहिए और या प्रो बोनो वर्क करना चाहिए। मुफ्त में कानून सलाह दें वो अच्छा लगता है, एक समय पर छोड़ देना चाहिए। मैं जीवन में ऐसा करूँगा। अगर किसी आम इंसान को वकील ढूंढना, जैसे मुझे या मेरे भाई को, इस भाई को वकील ढूंढना है, कैसे पता करें कि कौन वकील अच्छा है? क्योंकि हमेशा सुना जाता है कि हम तो कोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाए, वकील ने लूट लिया। कैसे पता करें कि कौन वकील सही है, कौन वकील गलत है? देखिए, निर्भया केस हुआ, आपने शुरू किया उससे। हाँ। एक दिन में क्या कभी किसी ने सोचा था कि रात के 2 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलेगी? 3 बजे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, 1:30 बजे तक हाई कोर्ट सुनी, राष्ट्रपति भवन रात में खुला, दिल्ली हाई कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय और गवर्नर हाउस, 4 चीजें संवैधानिक थी, चारों चीजें एक रात में खुली। ये मेहनत तो है, ये लैंडमार्क जजमेंट केवल उसके उनके लिए नहीं था, ये संविधान में कितने अनुच्छेद हैं और अनुच्छेदों में कितने छेद हैं ये बताने के लिए था कि 4 बार डेथ वारंट भी टाले जा सकते हैं, 4 बार डेथ वारंट भी रोके जा सकते हैं, जो हमने रोकने का काम किया। हाँ, ये जो वकील होते हैं डिफेंस के या क्रिमिनल कोर्ट के जो वकील होते हैं, 1 महीने में कितना पैसा कमा लेते हैं? बड़ी अफवाहें लोगों के ऊपर चलती हैं कि करोड़ रुपया महीना कमाते हैं या दिन का करोड़ भी कमा लेते हैं। क्या दिन का करोड़ भी कम है, घंटे का भी करोड़ कम है, 10 मिनट का भी करोड़ कम है। 10 मिनट में 5 करोड़ भी कमाए जा सकते हैं, दिन में 50 करोड़ भी कमाए जा सकते हैं, 500 करोड़ भी। अपनी अपनी क्षमता है, कार्य क्षमता है। हाँ। तो अपनी अपनी क्षमता है, कौन कितना कर लेता है। हाँ। बौद्धिक विषय है ना, बुद्धिजीवी हैं हम लोग, श्रमजीवी नहीं हैं। हाँ। हम श्रम से 8 घंटे नहीं काम करते हैं, 12 घंटे नहीं काम करते हैं, हम बुद्धिजीवी हैं। बुद्धिजीवी जो व्यक्ति होता है, पत्रकार हुआ, वकील हुआ, डॉक्टर हुआ, डॉक्टर ऑपरेशन करता है, हार्ट सर्जन कितने पैसे का भी ऑपरेशन कर सकता है। ये डिपेंड करता है कौन है, क्लाइंट टू क्लाइंट डिपेंड करता है, पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, किसका केस है, कितने दे रहा है उसी काम के, कौन कितने दे रहा है उसी काम के लिए। कोई जेल जाने में उसे 1 घंटे के लिए कोई आफत नहीं, वो 1 महीने भी जेल से रख सकता है, कोई 1 मिनट के लिए लॉकअप नहीं जान सकता। तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मतलब आज भी देश में ऐसे वकील हैं जो प्रतिदिन का करोड़ रुपया कमा लेते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। आपकी नज़र में देश का सबसे महंगा वकील कौन है? मेरे से बड़ा कोई नहीं। आप देश बात पैसों की बात नहीं है, आप केवल महंगाई की, पैसों की बात मत करिए। जो लोगों को न्याय दिला सके, जो लोगों के लिए लड़ सके, जो लोगों की भावनाओं पर खरा उतर सके, जो लोगों के लिए एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल सिद्ध कर सके, जो इस देश के गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम महिलाओं को न्याय दिला सके, मैं उसे बड़ा मानता हूं और मैं समझता हूं मैं इस पर खरा उतरता हूं।
यानी जिसका कोई नहीं उसका एपी सिंह। नोबेल पुरस्कार मुझे मिलना चाहिए। केजरीवाल जी कह रहे थे उन्हें मिलना चाहिए, उन्हें किस लिए मिलना चाहिए? उन पर तो भ्रष्टाचार है, उन्होंने तो शराब एक के साथ शराब दूसरी शराब फ्री की, उन पर तो बढ़ोतरी आरोप। नोबेल पुरस्कार तो मुझे मिलना चाहिए और नोबेल पुरस्कार मुझे मिलेगा एक न एक दिन, अवश्य मिलेगा। यानी आप चाहते हैं आपको नोबेल पुरस्कार मिले? मिलना चाहिए, पुरस्कार मिलना चाहिए। पुरस्कार से मेरा हौसला बढ़ेगा, आगे आने मेरे लिए कोई फायदा की बात नहीं, लेकिन आगे आने वाले लोगों के लिए फायदा होगा कि अगर एपी सिंह जैसे बनोगे तो एक दिन इस देश नोबेल पुरस्कार भी से भी सम्मानित करेगा। लोगों में हौसला कैसे बढ़ाओगे, मैसेज कैसे दोगे कि कैसे व्यक्ति रात पर संघर्ष कर सकता है, रात पर निर्भया केस के लिए संघर्ष कर सकता है, कैसे एक व्यक्ति हाथरस के भगदड़ के मामले में 3 जुलाई से हर अस्पताल गया जहां जहां इंजर्ड थे। हमारी पहली प्राथमिकता थी कोई लावारिश लाश ना जाए, हमारी दूसरी प्राथमिकता थी कोई परमानेंट डिसेबिलिटी ना हो, हमारी तीसरी प्राथमिकता थी हर पेशेंट अच्छा इलाज होके घर पहुंचे, हमारी चौथी प्राथमिकता थी जो मृतक परिवार हैं उनके परिवार में कोई रोटी कपड़ा मकान के लिए ना रहे। ये हमने प्राथमिकताओं को कोई पूरा किया। क्या कोई वकील कर सकता है ऐसा? हाथरस कोर्ट में तो जा सकते हैं, लेकिन अस्पताल जाना, उन घरों में जाना, उन परिवारों में जाना, उन लाशों की व्यवस्था करना, उन घायलों की व्यवस्था करना, ये तो डॉक्टर एपी सिंह कर सकता है ना। और नोबेल पुरस्कार ऐसा इसीलिए बना है, ऐसे लोगों के लिए बना है। चलिए, आपने महंगे वकील की बात बता दी। अब देश में सबसे अच्छा वकील आपकी नज़र में कौन है? नहीं, मेरे से तो अच्छा और कोई वकील है नहीं। नहीं, आपसे महंगा वकील नहीं है देश में, आपसे अच्छा वकील नहीं है कोई? अच्छा वकील अगर किसी आम इंसान को जिसके पास पैसे ही नहीं है केस लड़ने के लिए, वो एपी सिंह के पास आए ना। मतलब जिसका कोई नहीं उसका एपी सिंह? डॉक्टर एपी सिंह उसके लिए करेगा। हाँ। भूखे को अनाज का दान, प्यासे को जलदान करो, अपमानित को आदर सम्मान, गृहविहीन को दो गृहदान, ये हमारी प्राथमिकता है। ऐसा नहीं है पैसा बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ कभी नहीं माना। मेरे पिताजी ने मुझे सिखाई थी बात। मैं चंद्रा स्वामी जी ने मुझे पहला कोट और गाउन दिलाया था। चंद्रा स्वामी तांत्रिक सम्राट, राजनीति के बड़े कद्दावर लोग, पहला कोट और गाउन। गुरु होते थे आप? हाँ, गुरु होते थे। आप कहते हैं कि उनके जाने के बाद मेरी जिंदगी में हाँ बहुत बहुत थोड़ा बदलाव, मैं बहुत चीज मुझे स्टार्टिंग लाइफ में वो चीजें दिखा दी जो लोग जीवन के आखिरी क्षण तक नहीं देख पाते। ये छोटी बात नहीं है। अभी उस मुद्दे पे आएंगे, पहले से वो करते हैं हम उस पर बात, क्योंकि वो विषय आपका हमारा, क्योंकि मैं भी बड़ा जानने के लिए इच्छुक हूँ कि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी पता चली कि जब तक वो थे, तो उन सारी चीज़ों पर वापस आएंगे। तो अभी हम कोर्ट और कचहरी की बात कर रहे थे। ये कपिल सिब्बल बताते हैं कि बहुत महंगे वकील हैं और बड़ी फीस लेते हैं, जैसे कि तो ये हार गए थे, बांके बिहारी वाला तो वही तो हार गए, उसके बाद ही तो मेरे पास आया। अच्छा, तो ये इतने महंगे वकील, बहुत किसान आंदोलन में सरकार की तरफ से बड़े बड़े वकील लगे थे। हमसे कहते थे एपी सिंह जी स्टे नहीं मिलेगा, कभी ऐसा नहीं हुआ। ऑर्डिनेंस बन जाए, बिल बन जाए, पास हो जाए, महामहिम राष्ट्रपति द्वारा पास हो जाए और देश के संसद ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा ने पास कर दिया, महामहिम राष्ट्रपति जी ने हस्ताक्षर, अब ये कानून बिल नहीं रुकेंगे, तीनों किसान बिल। अरे मैंने कहा छोड़ो ना, ये किसानों की बात है, किसान से बड़ा कोई नहीं हो सकता। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा, सुखी रहेगा अगर किसान, तभी बनेगा देश महान। इस कोड वर्ड ने उन्हें स्टे दिलाया, हमारी जीत हुई। हमने बाहर आकर कहा ये डॉक्टर एपी सिंह की जीत नहीं है, इसे देश के गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, अटक से कटक तक के किसानों की जीत है और गरीबों की जीत है। तो ये कपिल सिब्बल जी जब इतने महंगे वकील हैं, तो कोई पंचर जोड़ने वाला, फल बेचने वाला, झुग्गी झोंपड़ी चलाने वाला किसे कहते हैं आप? वो कितनी रोटी खाते हैं, कितनी गाड़ियों पे चलते हैं, कितने कपड़े पहन लेंगे, कितने बेड पे सो लेंगे, कितने फ्रिज का पानी पी लेंगे, कितने टेबल पे बैठ लेंगे, कितने ऑफिस में बैठ लेंगे। यूज उपयोगिता, पैसों की उपयोगिता। कमरे भर लो और उन्हें आग लग जाए उस दिल्ली हाई कोर्ट की तरह, फिर क्या होगा? मॉल ले लो, जा ना पाओ, उसका क्या फायदा? जो रोटी कपड़ा मकान बेसिक नेसेसिटी है, रिक्वायरमेंट है, आप उन्हें पूरा कीजिए, प्रभु का भजन कीजिए, संतोषी सदा सुखी है। और जिसको भूख नहीं लगे वो तो आज भी बुढ़े पे बेत लग के भी दौड़ता रहेगा, दौखांसता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है। ये वकालत नहीं है, वकालत तो साहब बड़ा रॉयल पेशा रहा है, उस तक कीजिए, हर व्यक्ति का काम कीजिए। लोग आपको वकालत में देखते हैं न्याय की उम्मीद की किरण बन के। आप उस दुखते रोते हुए व्यक्ति के अगर आंसू पहुंच जाएंगे, आपसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। अगर आप किसी विधवा महिला का भला कर देंगे जिसका कोई नहीं है, जिसके पास पैसे नहीं है, जो अपने ऐसे निकाल के पैसे देना चाह रही है, आप उसके पैसे लेकर के उसमें और अपने पैसे मिला के उसे दे देंगे कि रख लो, चली जाना, तुम्हारे बेल पर आर्गुमेंट भी कर दूंगा, बेल भी करा दूंगा,
बेल बॉन्ड भी भरा दूंगा, घर जाना। उससे बड़ा दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, ना धन में। दुआओं से बड़ा कोई है? दुआओं से बड़ा किसी का असर है? गरीब की दुआ जब मन से निकलती है, डॉक्टर एपी सिंह के साथ इस देश के गरीबों की दुआएं हैं, दलितों की दुआएं हैं। नारायण साकर हरि के मामले में लोगों ने आरोप लगाया कि कैसे एक दलित व्यक्ति सिंहासन पर बैठ जाएगा, कैसे एक दलित व्यक्ति पैंट कोट पढ़ के पहन जाएगा। बोला गया, हमने वो लड़ाई लड़ी। एवं यहां तक हमारी उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री बहन जी ने भी बोला, बाबा बाबा को बचा रहा है। मैंने छोड़ो ना बहन जी। हाई प्रोफाइल केस जो देश के होते हैं उनमें क्या वास्तविक सच छिपाया जाता है? नहीं, सच छिपता भी है, छिपाया भी जाता है। हाँ, मीडिया ट्रायल केस नेचुरलिटी को खो देता है। जो मीडिया ट्रायल हो जाते हैं केस, उसमें केस की नेचुरलिटी खत्म हो जाती है। अच्छा, एक सबसे कौन सी छोटी बात है जिस पर भी जेल हो सकती है, लोगों को बचना चाहिए निजी जिंदगी में? छोटी बात, प्यार मोहब्बत। अच्छा, दोस्ती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, लेकिन कभी भी जेल पहुंचा सकते हैं। इनसे बचना चाहिए। नहीं, बचना नहीं चाहिए, प्यार तो करना चाहिए, मिलना चाहिए, जुलना चाहिए। ये तो जीवन है, इस जीवन की धारा है, लेकिन फिर भी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अब आपकी बात कर लेते हैं, आम लोगों की बात कर लेते हैं। जी। आम लोगों को नहीं पता है, मतलब देश के 60% लोगों को अपने राइट्स ही नहीं पता है। कैसे लोग यहाँ चूक रहे हैं, राइट्स नहीं पता है, गलत फंस जाते हैं? नहीं, कानून बचपन से नहीं सिखाया जाता है। एलएलबी सीखता है जाके, आर्मी के बाद एलएलबी का, तब कानून की शिक्षा मैं समझता हूँ 10th से देनी चाहिए। उसे अधिकारों का पता हो, कर्तव्यों का पता हो, ज्ञान होना चाहिए, यह आवश्यकता है। जैसे बैड टच गुड टच सिखाने लगे हैं, ऐसे कुछ आगे भी सिखाया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं आपकी। तमाम केस आपने लड़े, देश के विवादित केस भी लड़े, देश के कुछ केस आज आप ऐसे लड़ रहे हैं जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है। पर एक ऐसे, अच्छा, एक बात बताइए, आप तो देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं, आपका पूरा इतना बड़ा स्टूडियो है, सैकड़ों लोग हैं, स्टाफ है, सारा कुछ चल रहा है। हाँ। इस समय सबसे अधिक पिछले 10-12 वर्षों से लगातार सबसे अधिक केस मैं ही लड़ रहा हूँ। हाँ, सबसे अधिक रिलीफ मैं ही दिला रहा हूँ। सबसे अधिक बिगड़े हुए केसों में जीत दिला रहा हूँ। सबसे अधिक जहाँ हार होने के चांसेस होते हैं उनमें भी जीत दिला देता हूँ ना। ये बात तो सच्ची है, पक्की है। बस फिर ठीक है। एक केस ऐसा था जो आप नहीं लड़ पाए और उस केस को लेकर आज आप भी भावुक हो जाते हैं, अफसोस होता है। विकास दुबे का केस, हाँ, ये बिल्कुल। क्या हुआ था उस दिन? हाँ, ये आपने बिल्कुल बात सही की। विकास दुबे, एक्चुअली मुझे भी कोरोना उस समय जब हुआ था, मुझे कोरोना हो गया था। कोरोना हुआ तो सबको, किसी को ज़्यादा किसी को कम। मुझे कोरोना हुआ, मेरा मानसरोवर गार्डन ऑफिस था, पूरी तरह से बंद था। दीपावली 370 ऑफिस वो भी बंद था, फिर 329-30 मानसरोवर गार्डन ये भी बंद था। कोरोना था, मैं फार्म हाउस पे था अपने पूरे परिवार के साथ, माता बच्चों सबके साथ मैं फार्म हाउस पे था। डॉक्टर से मुझसे कहा अस्पताल आने का जिद छोड़ दो। मेरे बहुत अच्छे परिचित थे, प्राइवेट भी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। मैं सरकारी हॉस्पिटल पे ज़्यादा विश्वास करता हूँ, चाहे मेरे बच्चे पढ़ने वाली बात हो सरकारी स्कूल में, चाहे मुझे चेकअप कराना हो तो सरकारी स्कूल में, चाहे मुझे अपनी माँ का। मेरे मित्र बहुत हैं, प्राइवेट बुलाते हैं, कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, उस जगह जाओ जहाँ हर व्यक्ति पहुँच सकता है, उस जगह इलाज कराओ जहाँ हर व्यक्ति जा सकता है, उस जगह बच्चों को पढ़ाओ जहाँ हर व्यक्ति के बच्चे पढ़ते हैं। उससे एक अलग तरह की ग्राउंड जीरो की बात आती है। अन्य मेरे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा भी था, IAS IPS के बच्चे अस्पतालों में सरकारी जाएं और सरकारी स्कूलों में पढ़ें तो बदलाव आएगा। तो उस समय कोरोना था, हम घर पे इलाज ले रहे थे, फार्म हाउस पे थे अपने, खुला वातावरण था, लोग आ भी जाते थे तो सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहती थी, तो इसीलिए थे, कोर्ट बंद थी, सब कुछ बंद था, कोरोना हो चुका था। तो मुझे मेरे पड़ोस जो मानसरोवर गार्डन वाला ऑफिस है उसके पास पड़ोस मेडिकल स्टोर है पास, मेरे बहुत अच्छे सब पड़ोसी, लोगों के पड़ोसी अच्छे नहीं होते, लेकिन मैं एक भगवान को टच वुड कहता हूँ, मेरे हर ऑफिस हर मकान के पड़ोसी इतने अच्छे हैं, उनकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। और मेरे कुछ पिछले जन्मों का फल है जो मेरे सब जगह हर ऑफिस में पड़ोसी अच्छे हैं। वहाँ एकदम पुलिस पहुँच गई मानसरोवर गार्डन, पुलिस ने घेर लिया पूरा ऑफिस। लोगों ने फ़ोन किया मुझे, मेरा फ़ोन नहीं रखा था क्योंकि मेरा पर्सनल फ़ोन था, वो मैं ही सुनता था, तो घर के और लोगों को, सदस्यों को फ़ोन किए। उन्होंने सुना कि वहाँ मानसरोवर गार्डन पर बहुत पुलिस आई हुई है, क्या हुआ? तो लोगों को लगा शायद कोई अंदर है या बाहर है या क्या है, कोई वांटेड है क्या, मोस्ट वांटेड है, इनामी बदमाश है, क्या है। अब भाई हमारे क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई भी है, हमारे क्लाइंट अनुराधा चौधरी भी है, हमारे क्लाइंट संदीप काला जठेरी भी, जिनकी शादी कराई मैंने, आनंद पाल भी क्लाइंट रहे, बड़े बड़े क्लाइंट। तो आजकल
तो लॉरेंस बिश्नोई का बड़ा नाम है। तो लेकिन लॉरेंस बिश्नोई एक दिन में तो इतना बड़ा नहीं बना, बहुत काम किए हैं, उसमें भी देशभक्ति, उसके भी देश के लॉरेंस बिश्नोई का भी केस आप लड़ते हैं? हाँ, लॉरेंस बिश्नोई, आनंद पाल, ये तो सब पहले एक ही थे। और ये सब मुख्य धारा वाले जो लोग हैं, ये कोई क्रिमिनल नहीं है, ये कोई अपराधी नहीं है, ये कोई पेशेवर अपराधी नहीं है, ये देश के बहुत देशभक्त लोग हैं। इन्हें बना दिया, इन्हें सिस्टम ने बना दिया, इन्हें लोगों ने बना दिया, इन्हें राजनेताओं ने बना दिया अपराधी, ये मैं कह रहा हूं। तो उसी तरह से था। तो हमें लगा हमने कहा नहीं, कोई ऐसा नहीं, वहां तो कोई, सबसे स्टाफ से पूछा, कोई जा ही नहीं रहा था वहां। तो पता चला बाद में, टीवी की ब्रेकिंग चली। आप तो देख, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे आप लोग, पत्रकार पहुंच जाते हैं। एपी सिंह से संपर्क किया, एपी सिंह होंगे क्लाइंट विकास दुबे के। अब हमने कहा उसका क्या था, उसने गुड़गांव से फोन किया था मुझे मिलने के लिए। फोन किया था, मिलने भी आए थे? नहीं, मिलने आया था। यानी आपकी और विकास दुबे की मुलाकात हुई थी? नहीं, मुलाकात नहीं हुई, केवल बात हो पाई थी। मैं उसे बुला ही नहीं पाया वहां। अच्छा। वो ऑफिस अपने आप पहुंच गया। फिर उसने अलग हट के फोन किया कि मैं मिलना चाहता हूं। फिर वो गुड़गांव पहुंच के फोन किया। मैंने कहा मैं अभी नहीं मिल पाऊंगा, अभी मेरी खुद हालत खराब है, मेरी आवाज नहीं थी, मेरा कुछ नहीं था, मैं जीवन और मौत से लड़ रहा था। तो उसे बचाना मैं चाहता था, मेरा मन हुआ कि मैं सही हो जाता तो मैं उसे कुछ नहीं, पटियाला हाउस सरेंडर करा देता। कुछ नहीं करता तो देश की मीडिया दिल्ली में है, सबके सामने सरेंडर करा देता उसे मुख्य धारा में जोड़ जाता। वो जीवन में आज जिंदा होता। अगर विकास दुबे उस समय हो जाता तो वो जिंदा होता। जिस तरह से उसकी गाड़ी पलट के खींची गई, पलटने के बाद वैसी घटना नहीं होती। तो कॉल आप ही के पास आया था? हाँ, कॉल आया। तो उधर से कौन बात कर रहा था, क्या बात हुई? बात किसी फोन से की, उसने कहा मैं विकास दुबे बोल रहा हूं। सीधा आपका क्या रिएक्शन था? नहीं, रिएक्शन का कोई बड़ी बात थोड़ी है। एपी सिंह के पास तो बड़े बड़े हार्डकोर क्रिमिनल हर समय फोन करते हैं। क्या करें उसका? तो एक अपराधी के लिए इतना भावुक, इतना अफसोस, ऐसे तो अफसोस अपराधी के लिए नहीं था। मेरा अफसोस कभी अपराधी के लिए, मेरा अफसोस उस व्यक्ति के लिए था, मेरा अफसोस उस विचारधारा के लिए था, मेरा अफसोस उस सोच के लिए था, मेरा अफसोस जो है व्यक्त आज भी कर रहा हूं कि उस भावना के लिए था जो सरेंडर हो गया, जो पुलिस कस्टडी में सरेंडर हो गया जाके उज्जैन महाकाल की नगरी में, और जिसने कहा मैं विकास दुबे, कानपुर वाला, आपने देखा होगा, जो सरेंडर हो गया, उसकी जगह जेल में है, उसकी जगह गोली नहीं है। अगर सरेंडर नहीं होता तो आपकी गोली पर उसका नाम लिखा है, आपकी कस्टडी में आने के बाद आप उसे खड़ा करके, आप उसे रोक कर, उतार कर गोली मारें और उसके बाद गाड़ी को पलट के खींच के उस पर खरोंचे दिखाएं, ये अनजस्टिस। तो इस तरीके से तो आप मुख्तार और अतीक का भी केस लड़ सकते हैं। बात मुख्तार अंसार की नहीं है। बात अगर मुख्तार क्या सरेंडर होने की क्षमता रखते थे? नहीं। मुख्तार और अतीक अहमद ने कभी सरेंडर की भावना नहीं आई। उनके अंदर आई सीधे कब्जा, भूमाफिया, रेप, बलात्कार, गैंगस्टर, हत्या, ये भावना रही है उनकी। और आज मैं कह रहा हूं, जिस समय एनकाउंटर हुआ, मैंने कहा उनकी पत्नी को 2 मुट्ठी मिट्टी तो जाने दीजिए, उस कब्र पे जाने दीजिए, उसको अधिकार दीजिए। आप तो मानवता है, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं और मानवता से बड़ा कोई कानून नहीं। क्या आपके पास जिंदगी में कभी कोई ऐसा केस आया हो जिसे सुनकर ही आपके रोंगटे खड़े हो गए हो? ऐसा कोई नहीं, मतलब आचार्यचिकित रह गए? ना, देखिए, अब पोस्टमार्टम होते हैं, टुकड़े टुकड़े बोरी में भर के लाश जा रही है, क्या रोंगटे खड़े करना? 16 टुकड़े मेरठ में काट दिए गए, लंदन से बुला के मार दिया गया एक पति, सीमेंट डाला, रोड़ी डाली, बदरपुर डाला, नीला ड्रम बुलाया, डाल दिया, क्या रोंगटे खड़े करो? शिलांग में मार दिया जाके इंदौर से। इंदौर वालों को पंच मिला था, किस बात का? सफाई का, स्वच्छता का। लगातार वो स्वच्छता बना रहे थे इंदौर। उन्होंने सफाई में भी स्वच्छता कर दी, गवाही में भी स्वच्छता कर दी, सबूत मिटाने में भी स्वच्छता कर दी। जैसे नारायण दत्त तिवारी के दत्तक पुत्र शेखर तिवारी की हत्या इंदौर की ही एक बहन ने तकिया दबा के मार दिया 1 करोड़ FDR के लिए। क्या ऐसा संभव है? उस पति के साथ जिसके साथ आप आलिंगन हैं, जिसके साथ आपने यौन सुख जीवन का लिया है, जो सबसे बड़ा सुख आपने प्राप्त किया है, क्या उसे मारा जा सकता है? क्या उसकी हत्या की जा सकती है? क्या उस DGP की हत्या करना उचित था? क्या उस 16 टुकड़े लंदन से बुला के करना उचित था? अरे शादी से बाद लोगों के हनीमून प्लान बनते हैं, सुहागन प्लान बनते हैं, बच्चों के प्लान बनते हैं, नौकरी के प्लान बनते हैं। विधवा प्लान बनने की कभी आप सोच सकते थे? विधवा प्लान बनने लगा। वो महिलाएं, वो हमारे देश की महिलाएं जो करवा चौथ का व्रत रखकर अपने पति के लिए चंद्रमा को अर्घ देकर पूरे दिन व्रत करके उनके पति की उम्र मांग लेती हैं, यमराज से 2-2 हाथ कर लेती हैं, वो हमारी बहनें, वो हमारी बेटियां।
आज किस रास्ते पर चली गई? पतियों की हत्याएं कर रही हैं, पतियों को मार रही हैं। पति किसके पास सुरक्षित है? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का भी वीवीआईपी आदमी किसके पास सुरक्षित है? पत्नी के पास। सोएगा तो पत्नी के पास, खाएगा तो पत्नी के पास। महीने में 2-4 दिन कितना ही बड़ा वीआईपी हो, 2-4 दिन तो घर पे जाएगा ना, वही वो सुरक्षित नहीं है। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है देश के लिए? क्या आपने 28 साल के किरदार में, कैरियर में किसी ऐसे व्यक्ति को बचाया है जिसे आपको पता हो कि ये अपराधी है, वास्तविक अपराधी है? बहुत लोगों को बचाया। अफसोस होता है, नहीं, अच्छा वो लगता हमारे है। पास आया है, अच्छा। तो न्याय की उम्मीद लेके आया है, तो क्या करें, बचाना तो पड़ेगा। लेकिन उसे समझाया भी कि आज तो बचा दिया, अगर दोबारा कभी ऐसी गलती की, दोबारा किसी ऐसे अपराध में किया, तो मैं तेरे को बंद कराऊंगा, मैं तेरे को सजा कराऊंगा। आज बरी करा दिया, आगे नहीं होना चाहिए। गलती करो, एक बार गलती कर लो, कोई बड़ी बात नहीं, गलतियां दोहराओ मत। अगर बार बार वही गलतियां करते रहोगे तो मेरे लिए वो पसंद नहीं। आपकी ज़िंदगी में सबसे अच्छा केस कौन सा रहा आपके लिए? सारे केस अच्छे हैं। एक कोई ऐसा केस जो आपके दिल को छू गया हो? मैं ऐसा कभी सोचता, मैं केस में पूरी मेहनत करता हूँ और दिल तक उसे आने नहीं देता। अच्छा। जुबान तक, गले तक, दिमाग तक, फाइल तक, कोर्ट तक, ऑफिस तक, कचहरी तक, जूनियर तक, इंटर्न तक, वहां तक रखता हूँ केस को। दिल तो अपने परिवार के लिए रखता हूँ ना। दिल में तो परिवार रहना चाहिए, माँ रहनी चाहिए और सब परिवार के लोग रहने चाहिए। आपने अपने पिताजी को डुबा दिया था? हाँ, वो घटना थी, दुखद घटना थी, लेकिन उससे मुझे एक चेतना मिली कि लोग डुबो क्या दिया, नदी। अब पहले तो वो पुल, अब तो पुल बन गया, पिताजी ने पुल भी मांग करके बनवा दिया। पहले नाव थी नहीं वहाँ, तो पिताजी ने कहा ऐसे उतर लेते हैं। उससे एक सीख भी मिली। अब हम भी चल रहे, मैं डूबने लगा तो पिताजी पे चढ़ने लगा, उन्हीं के ऊपर कंधे पे, कि मैं सांस नहीं। अच्छा, उन्हें इसका अनुभव था कि डूबेगा तो ऐसा करेगा। उन्होंने अपना किनारे हटे और हमारे को कंधे से सहारा दिया। और डूबने वाले की सबसे बड़ी कमजोरी होती सांस। अगर सांस रुकने लगेगी तो वो डूब जाएगा। सांस यहां तक, ये चेहरा इतना बचा रहे, कितना भी नीचे, उसे किनारे से बचा लो, ऊपर उठा दो थोड़ा, सहारा सही हल्का होता है। जब आप ऊपर उठा देंगे तो सांस आ जाएगी। उन्होंने यही किया, अपना किनारे हटे, खुद भी ऊपर हटे और हमें भी ऊपर उठा दिया। बच गए, किनारे पे आके निकल गए। बाद में मैंने सोचा, वो हंसे कि यही जीवन का नियम है। बताया फिर आप? यही जीवन का नियम है। लोग अपना बचने के लिए पता नहीं कितनी बार तुम्हें डुबोएंगे, अपने प्रोटेक्शन के लिए तुम्हें कितनी, जैसे तुमने मुझे डुबोने का प्रयास किया। समझो, और मुझे बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पिता, जिनके लिए मैं जान दे सकता हूं, जान ले सकता हूं, वो पिता, उनके लिए मैंने ऐसा हो गया। अब उसकी ग्लानि थी। तो कहा नहीं, ये जीवन की धारणा है, यही सत्य है, यही अटल सत्य है। इसलिए उतना उठाना लोगों को कि खुद न गिर जाओ, उतना लोगों को ऊपर उठाना कि खुद कुएं में न गिर जाओ, अपना भी बचना और लोगों को भी बचाना। आपके हिसाब से आनंद पाल डॉन नहीं थे? नहीं, डॉन नहीं, वो आइकॉन थे, वो युवाओं के आइकॉन। आनंद पाल डॉन नहीं थे, आइकॉन थे। आइकॉन थे, वो लोगों की भावनाओं के साथ चलते थे। गरीबों, दलितों, शोषितों, सर्वधर्म समभाव, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, हर एक के लिए काम करना, हर एक के लिए प्रयास करना, हर एक के लिए संघर्ष करना, हर एक के लिए कार्य करना, ये आनंद पाल की भावना थी। तो आप आनंद पाल को डॉन नहीं मानते थे, बाबा भोले बाबा को अपराधी नहीं मानते? है नहीं, मानू क्या, जब है नहीं तो है नहीं। निर्भया के अगर आनंद पाल अपराधी होते, हाँ, तो क्या साम्राज्य में लाखों लोग इकट्ठे होते? हाँ, अगर आनंद पाल अपराधी होते तो उनके लिए लोग इतना समर्पण रखते? उस समय सोशल मीडिया की शुरुआत थी, उस समय, ठीक है ना, 2007, 8, 9, 10, 11, वहाँ के मुख्यमंत्री से ज़्यादा उनके फॉलोअर्स थे आनंद पाल के। वहाँ के मुख्यमंत्री, कई वहाँ के राजस्थान के केंद्रीय मंत्रियों से ज़्यादा उनकी सोशल मीडिया पे पकड़ थी। ये क्या कहलाता है? वो तो कोई मास्टर नहीं थे सोशल मीडिया, वो व्यक्ति तो फोन भी नहीं रख पाता था, सोचिए ना। लेकिन लोगों का प्यार था, जनहित था, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से वो बहुत रहा जीवन। बहुत अच्छी बातें हमारी इस समय हुई हैं, कोर्ट को लेके, कचहरी को लेके, आम इंसान को लेके, पुलिस से कैसे बचा जा सकता है, पुलिस वैसे क्या कर सकती है, क्या आपके राइट्स होते हैं, इन सारी मुद्दों पर बात करने के लिए एडवोकेट AP सिंह जी हमारे साथ थे। अब हमारे दर्शकों के लिए कोई एक ऐसा संदेश जो ज़रूरी हो हर एक आम इंसान के लिए? कानून को हाथ में ना लें, कानून के अनुसार चलें, देश के साथ चलें, राष्ट्रहित सर्वप्रथम है, सर्वधर्म समभाव का भाव रखें, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय रखें। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन हेल्थ को लेकर चलते हैं,
और यही भावना हमारे एक तरह से गुरु कहिए या वकालत की शुरुआत की कहिए चंद्रा स्वामी जी महाराज, उनकी भावना को कहें, उनके भी यही विचार थे, उनका भी यही भावना था। इसीलिए उनका C2829 विश्व धर्मायतन जो बना हुआ है आश्रम, वो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का प्लॉट था। C28 धर्मेंद्र जी का, इधर हेमा मालिनी का, दोनों ने उनको दे दिया था, चैरिटी कर दिया था, उस पर आश्रम बना। वहाँ मैंने देखे राष्ट्रपति से लेके, प्रधानमंत्री से लेके, केंद्रीय मंत्री से लेके, सांसद से लेके, मुख्यमंत्री से, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग वहाँ पहुँचते थे। क्यों? उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम को जीवन में अपनाया। लेकिन लखूभाई चीटिंग प्रकरण भी हुआ, CBI भी हुई, राजेश पायलट जी से, उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री से उनकी कंट्रोवर्सी भी हुई, इंदिरा गांधी हत्याकांड से भी मामले नाम जुड़े, सब कुछ हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने अच्छा संघर्ष किया। और उनकी बात एक वक्त की बात होती है, वक्त सबके साथ आता है। एक बार उनकी मैं बता रहा हूँ, 30,000 में उनकी बेल लगी थी। हमारी वकालत की शुरुआत थी, हमें क्रेज था, उन्होंने गाउन पहनाया, कोट पहनाया, बैंड दिया हमें, तो हमारी उनके प्रति भावना थी अच्छी। उनका केस हो गया 97 में, इट वाज 97, उसी समय हमारी वकालत की शुरुआत थी ट्रेन अटैक में। तो वो चल रहा था लखूभाई पाठक चीटिंग कांड। जज साहब थे सेशन AC मैम साहब प्रेम कुमार जी, बड़े ईमानदार। स्टिक का उस समय पेन 1 या 1.5 रुपए का मिलता था, बंद खाते थे, स्टिक का पेन लेते थे, उसी से लिखते थे, चलाते थे, बहुत ईमानदार थे। उनकी दूसरी बार बेल डिसमिस की जज साहब ने हमारे सामने। चंद्रा स्वामी जी अंगूठियां बहुत पहनते थे, तांत्रिक सम्राट थे, माला पहनते थे, तिलक लगाते थे, बाल थे बड़े, उनका शरीर बहुत प्रतिभावान था, बहुत पूरा आदम कद से कहते हैं शरीर वैसा। जब BMW उस समय की गाड़ियां, मर्सिडीज और BMW पे बैठते थे और नियम के इतने पक्के थे, कहते कैसे भी मैं पेट पचका लूंगा लेकिन बेल्ट लगा दो। उस समय ट्रैफिक रूल 98 में कोई ट्रैफिक रूल पालन करता था दिल्ली के ट्रैफिक में, 98 में, तो उस समय कहते थे मैं पेट पचका रहा हूं, मेरा पेट बहुत बड़ा है, लेकिन बेल्ट लगा दो, और बेल्ट लगा के बैठते थे। मुझे ये सीखा मैंने उनसे, ये आम जनता को भी सीखना चाहिए, पूरी दुनिया को सीखना चाहिए। हेमा मालिनी धर्मेंद्र ने शायद उन्हें 72 करोड़ रुपए की संपत्ति दी थी। 72 करोड़ तो क्या, वो तो 700 करोड़ भी दे सकते थे। अच्छा, जो कुछ दे सकते थे सब कुछ, और जो आता था सब समर्पण दे के आता था, पूरा समर्पण की भावना से आता था। तो उन्होंने उसको किया। जब सेशन जज साहब प्रेम कुमार जी ने कहा, उनका नाम था नेमीचंद जैन, पूरा नाम था नेमीचंद, चंद्रा स्वामी एलियस लिखा जाता था, कोर्ट में तो पूरा नाम लिखा जाता है। तो उन्होंने कहा मैं आपकी दूसरी बेल डिसमिस कर रहा हूं। कि कोई बात नहीं जज साहब, आपकी इच्छा है आप कर दीजिए, कहीं आपकी अंगूठियां या आपके ग्रह नक्षत्र काम नहीं आ रहे हैं। उन्होंने मजाक की मुद्रा में कहा डिसमिस करके, कहीं कोई बात नहीं। उन्होंने मिसाल दी चंद्रा स्वामी जी ने कि वही समय था, वही अर्जुन थे, वही बाण थे, वही सूर्य भगवान थे, अस्त हुए, समय है, आज हमारा समय खराब है। मैं आदमी गलत नहीं हूँ, मैं आदमी बहुत अच्छा हूँ, लेकिन समय खराब है। बाद में बेल हुई, बाहर हुए, सब कुछ हुआ, सब कुछ चला, सब चलता रहता। पेट में बच्चा और जेल में बंदा पूरे जीवन भर तो रहता नहीं, कभी ना कभी तो निकलता है, इस अटल सत्य है। बहुत अच्छी चर्चा आज हुई और जल्द ही इनके साथ दोबारा हम हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपके पूरे स्टाफ को, पूरी टीम को, पूरे स्टूडियो को, आपके सारे दर्शकों को, लाखों करोड़ों दर्शक जो आपके साथ शिद्दत के साथ देखते हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई। आपके चैनल दिन दूनी रात चौगुनी बढ़े, इसी तरह निष्पक्ष, निर्भीकता, निडरता के साथ आप पत्रकारिता करते रहें, देश को दिशा दिखाने का काम करते रहें। और पत्रकार उसी तरह होता है जैसे प्रेशर कुकर में जब कभी सीटी में गैस चावल या कुछ फंस जाता है तो सेफ्टी वाल्व निकाल देता है हवा को और प्रेशर कुकर को बचा देता है। पत्रकार अच्छा सूरज की रोशनी की तरह होता है जो दिग्दिगंत भी करता है, बीमारियों को भी खत्म करता है और विटामिन D भी लोगों को देने का काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।